ये तो क्लियरली वो जो टैरिफ हाइक हुई थी, जो लग रहा था आज तक बहुत लोगों को कि ईज़िली पच जाएगी। पच जाएगी, इम्पैक्ट तो है उसका, इम्पैक्ट तो है और बहुत सेंसिटिव मार्केट है प्राइस से। सोचिए बीएसएनएल के सब्सक्राइबर बढ़ गए, मतलब मुझे याद नहीं है कि बीएसएनएल का मैंने कोई शॉप भी देखी हो, एटलीस्ट मुंबई में तो नहीं देखी मैंने, नहीं। लेकिन खैर लोगों को मौका मिला वो पोर्ट करने का, तो लोगों ने पोर्ट कर लिया और महंगा पड़ गया वो थोड़ा सा टैरिफ बढ़ाना। खैर एनीवे, चलिए अब थोड़ा सा मार्केट पर आते हैं और मार्केट की चर्चा करते हैं। और मार्केट में एक चीज़ अब बहुत क्लियर है, वो जो कल एक व्यू लिया था आज तक क्लोजिंग में जाते वक्त कि अब बीटीएसटी कर लें और मार्केट में लॉन्ग रहें, और सुबह भी उसको हमने रिट्रेट किया था। ठीक है, बीच बीच में थोड़े बहुत नॉक आएंगे, लेकिन अब मार्केट 27272 की उस चाल के लिए अब तैयार है। और फिर मार्केट ने वही सेम स्क्रिप्ट जो हमने कही थी वही रिपीट की, और एक नई तेज़ी की शुरुआत, वो पॉइंटर्स ला दीजिए प्लीज़। और एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ लोगों को कि आप बड़े ट्रेंड को पकड़ कर रखें और स्टॉप लॉस को फॉलो करें। बड़े ट्रेंड को पकड़ कर रखें, स्टॉप लॉस को फॉलो करें। और एक चीज़, कल बहुत लोगों ने कहा था कि बैंक निफ्टी में डबल टॉप बना, मैंने साफ करा ऐसा कोई व्यू नहीं है। डबल टॉप बनता तो 1000 पॉइंट गिर जाता बैंक निफ्टी, और आज बैंक निफ्टी ने ना सिर्फ उस टॉप को निकाला बल्कि उसके ऊपर भी गया। एक चीज़ मैं कह देता हूँ बस, आज फुटसी और सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग है, उसका भी एक फैक्टर दिख रहा है मार्केट में। वो फ्रंट लोड जाता है नॉर्मली, तो हो सकता है वो सुबह सुबह उस सबकी फ्रंट लोडिंग होगी और वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही हो, ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है, ग्लोबल मार्केट में भी एक बड़ी तेज़ी की तैयारी हो रही है, और येन कैरी ट्रेड का अनवाइंडिंग का रिस्क खत्म हुआ। फेड का वो फैसला बहुत शानदार था, एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद यूएस में भी रैली हो गई, तो मार्केट के लिए स्क्रिप्ट एकदम शानदार है। हर्षदा वीडियो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। स्क्रिप्ट अच्छी, और स्क्रिप्ट में कभी कभी झटके लग जाते हैं, जैसे आधे घंटे पहले हमने देखा था जब मार्केट करीब 25,517 तक फिसला। लेकिन अनुज, वहां से एक रेजिलिएंट कमबैक देखने को मिला है अब, क्योंकि थोड़ा सा वो शेकआउट आ चुका 2-2:30 बजे के पहले। ये बताइए, अब क्लोजिंग के लिए क्या ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उतरे? देखिए हर्षदा, इशू क्या है कि अगर आप हर घंटे पैसा बनाना चाहेंगे तो नहीं होगा। मैं एक चीज़ साफ बोलता हूँ लोगों को कि हर घंटे पैसा बनाने जाएंगे नहीं होगा। अच्छा, बाय द वे वीडियो ने मुझे करेक्ट कर दिया, बीएसएनएल के मुझे इसलिए नहीं दिखते क्योंकि हमारे यहाँ एमटीएनएल है, हाँ। बीएसएनएल नहीं है, बट ठीक है। वो जनरली भी अगर आप जाओ तो बीएसएनएल उतना ज्यादा विजिबल नहीं है। एग्जैक्टली। खैर एनीवे, तो देखिए जहाँ तक बात है निफ्टी की, हर्षदा, निफ्टी पर मेरा व्यू बहुत क्लियर है। इस सीरीज़ में 26,000 और इस साल 27,272 का वो जो टारगेट में लेके चल रहा हूँ वो इंटैक्ट है। बीच बीच में नॉक्स आते रहेंगे, आज 25,800 पे जाने के बाद हम 25,600 पर आ गए, वो सब चलता रहेगा। लेकिन अगला रेजिस्टेंस 26,000 पर है, लॉन्ग रहें और आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लें 25,500 पर। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो जो आज का लो है 25,426, वहाँ पर ले आएँ अपने स्टॉप लॉस को, और शॉर्ट करने के बारे में सोचें भी नहीं, एक्सेप्ट फॉर इंट्राडे में कभी कभी करना हो तो। बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट की फ्रेश तेज़ी की शुरुआत हुई है, बैंक निफ्टी में एक फ्रेश एक्सपेंशन की शुरुआत है ये, और इसका अगला पड़ाव अब आएगा सीधा आपको 55,000 पर। तो 55,000 से पहले मुनाफा वसूली के बारे में सोचें भी नहीं। एक ऑब्वियसली एक स्टॉप लॉस रखें आप सिस्टम में 53,000 का स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में, और उसके हिसाब से लॉन्ग रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोटा पैसा उन्होंने बनाया जिन्होंने कल उस ट्रेड को कैरी किया। कल एक लग रहा था देख के कि जो क्लोज थी वो देख के लग रहा था कि अच्छी क्लोज आ रही है, और प्लस एक व्यू ये भी लिया था हमने कि यूएस में एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद अच्छे मूव आने की तैयारी होगी, और वहाँ से वो मूव्स आए, और अब आप देखिए निफ्टी में क्या शानदार मूव्स हैं। जी हाँ, एक बहुत बढ़िया चाल कल दोपहर और आज सुबह तक देखने को मिली है। इस समय भी मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम। अब वीरो, इस मोमेंटम में सबसे ज्यादा स्टॉक्स कौन से हैं वायदे में जो चमक रहे हैं? हर्षदा, अभी देखिए थोड़ा सा तो हल्का सा इंट्राडे में डाउटफुल तो हो गए हैं, क्योंकि स्विंग ऊपर से एक नीचे की तरफ लगा था, लेकिन फिर भी कमांडिंग पोजीशन में जो स्टॉक्स लग रहे हैं ओआई, ऑप्शंस, और जहां पर ये पिछले 30 मिनटों के डिप्स में भी कोई सब्सटेंशियल प्राइस डैमेज नहीं हुआ, उसमें सबसे ऊपर रखना चाहूँगा मैं एल&टी। अब इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि इसमें अभी एक रेंज ब्रेकआउट होना है, और 21 मार्च 2024 से चली आ रही एक सप्लाई ट्रैजेक्टरी एट 3780 जो कि पार होनी है, वो ये नज़दीक है उसके खड़ा हुआ। 6.5 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं, एक रखिएगा इस पर नज़र, स्ट्रॉन्ग स्टेबल। उसके बाद इस वक्त एक और स्टॉक, आई थिंक मैं बहुत एग्रेसिव स्पेस में नहीं जाऊंगा, लेट्स ब्रिंग टाटा कंज्यूमर। 1226 पे एग्जैक्टली वही पैटर्न जो एल&टी में थी, बट स्पेस दूसरा, सेक्टर दूसरा, लेकिन ये भी एक टिपिकल फ्लैग के ब्रेकआउट को ऑलमोस्ट इस वक्त कंफर्म करने के बहुत नज़दीक है। एच पे बैठा है, सप्लाई पॉइंट है 1228, 1230,
OI शेड हुआ है, यानी कंप्लीटली अगर आप देखें स्क्रीन पे शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। और तीसरा आई थिंक मैं रखूंगा जुबिलेंट। सुबह हम जिक्र भी कर रहे थे, बात भी हुई इस स्टॉक पे, पूरा बाजार चल गया वहाँ से लगभग 300 पॉइंट निफ्टी, लेकिन अभी इसमें वो रिएक्शन नहीं आया। 700 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। OI को देखिए, OI में अच्छा रिएक्शन है। तो मैं जुबिलेंट फूड्स, टाटा कंज्यूमर और एक एग्रेसिव स्पेस में या फ्रंट लाइन स्पेस में LNT को मार्क करना चाहूँगा। हर्षदा, ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जहां पर आज अच्छा इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला है। कुछ तेजी मंदी वाले और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर ट्रेंड साफ है। खरीदारी और बिकवाली का लेकर आइएगा तेजी वाले काउंटर्स जहां पर आज हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम। ऑटो कंपनियों का एक जोर देखने को मिला है आज। M&M 3.5% ऊपर, वहां आइशर मोटर्स में 2.5% की तेजी। इस बीच मेटल स्टॉक्स जो सुबह ही हमने कहा था कि चलेंगे और खूब चले हैं आज, शामिल है स्कॉट्स कुबोटा, भेल, टोरेंट फार्मा और IEX। ये दूसरे विनिंग ट्रेड्स हैं आज के लिए। मुनाफा वसूली कहाँ हुई है कुछ चुनिंदा दिग्गजों में जो अब तक खूब चले भी हैं, NTPC हो, TCS हो, SBI में आप खूब चले हुए में नहीं गिनेंगे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा रेजिलेंस मंदी की तरफ बनता दिखाई दे रहा है। और ग्रासिम में भी आज कुछ बिकवाली के संकेत हैं। यूनाइटेड ब्रूरीज, आपका AB फैशन एंड रिटेल, संवर्धन, मदरसन, मुथूट फाइनेंस, ये कुछ दूसरे स्टॉक्स हैं जहां पर आज हमने देखा है हल्का सा करेक्शन लौटता हुआ। ऐसे में आपके ट्रेड्स कहां ज़्यादा बैठ रहे हैं तेजी और मंदी की तरफ, होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल से समझेंगे। वहीं टेक्निकल कॉल्स के जरिए कहां पर कमाई है, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, सचिदानंद उतेकर, अमित सेठ, रचना वैद और सोनी पटनायक से समझेंगे। 2.20 पर मेटल कंपनियों में जो चमक आई है, इसके पीछे क्या कारण है, किन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा एक्शन आगे बनेगा या तिनको जोड़ेंगे। 2.25 पर असीम आपको बताएंगे कि टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ बढ़ने के साइड इफ़ेक्ट क्या दिख रहे हैं। 2.30 पर दीपाली आपके लिए पेश करेंगी BSE में क्या एक्शन देखने को मिल रहा है और किस वजह से तेज़ी बनी है। 2:45 पर 10 मिनट में मोबाइल फ़ोन कौन कौन सी कंपनियां डिलीवर कर रही है मोबाइल फ़ोन, यानी कि आज तो पूरा खुमार iPhone 16 का ही है। कंचन इस पर एक अपडेट देंगी। और 2:50 पर हमारे साथ कंचन बनी रहेंगी। QSR शेयरों में आगे कितना एक्शन बनेगा उस पर भी एक रिसर्च रिपोर्ट का उल्लेख हम करेंगे। आगे मार्केट बिग वॉइस में इनक्रेड एसेट मैनेजमेंट के फंड मैनेजर आदित्य सूद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिर ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा, BTST STBT ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। चलिए फिर ट्रेड्स लेते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं, आज पूरा पैनल तैयार है। रचना जी के पास चलते हैं सबसे पहले। रचना जी, गुड आफ्टरनून। रचना जी, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। मेरी इस वक्त की जो ट्रेड रहेगी दैट वुड बी हेवल्स। मार्केट में जो अपस्विंग आया है उसमें उसने बहुत अच्छे से आज पार्टिसिपेट करा है। टुडे इज द फर्स्ट बार ऑफ द कंसोलिडेशन जो पिछले एक हफ्ते से चल रहा था और कुछ खास गिरावट भी नहीं आई अभी रीसेंट डिप में। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप इसको फ्यूचर्स को लॉन्ग करते हैं और अगर 2000 पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये काउंटर बहुत जल्दी 2025 एंड 75 की तरफ जाएगा। ओके, तो 2500 के बियॉन्ड जाने की क्षमता रखता है अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखें, लेकिन 2025 के आसपास खरीदारी का एक मौका हेवल्स में। मानस, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, SBI लाइफ में खरीदारी करने की राय रहेगी। SBI लाइफ ने 20-डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया था दो दिन पहले। कल 10-डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आप SBI लाइफ में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 1849 के नीचे लगा के रखिए, वहां पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। और 1910 तक के टारगेट, 1910 तक के टारगेट पॉसिबल है SBI लाइफ में। अगर चाहे तो ऑप्शन भी ले सकते हैं। 1880 का जो कॉल ऑप्शन है 14 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन। वहां पर आप 8 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 30 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, SBI लाइफ 1880 की कॉल ऑप्शन भी आपके पास विकल्प है। 1880 की स्ट्राइक अभी ट्रेड करती हुई 14 पे। सचिन उत्तेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। और कोल इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। जिस तरीके से आज का डेटा है, क्लासिक डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर कंफर्म हुआ है 480 के बेस के साथ। एंड ऊपर मुझे लग रहा है हेडरूम अवेलेबल है लगभग अराउंड 520 तक की। ट्रेडिंग का टारगेट होगा अराउंड 505 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 518 का। फ्रेश लॉन्ग एड्स करने की सलाह होगी कोल इंडिया के फ्यूचर में। एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 486.50 के आसपास ही प्लेस करना है।
ओके, अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, इस समय की ट्रेड रहेगी इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था जिसका एक रीटेस्ट भी किया स्टॉक ने। स्विंग हाई को अपना क्रॉस कर रहा है। करंटली 703 का प्राइस है, 690 का स्टॉप लॉस रहेगा और 725 के टारगेट रहेंगे इंडियन होटल्स पे। ओके, इंडियन होटल्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय आपको दिख रही है। स्टॉक भी 1.5% ऊपर, बाय साइड का ट्रेड। राजेश सातपुते, आफ्टरनून, बताइए सर आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, मेरा जो ट्रेड रहेगा वो एल&टी। मुझे लगता है वीरेंद्र ने अभी इसका जिक्र किया, बहुत बढ़िया चार्ट है। एक क्लीन ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल ऑलरेडी आ चुका है इस पे। इसका जो टारगेट है वो है 3850 का। बाय करना है, लेकिन थोड़ा सा बाजार वोलेटाइल है, मैं स्टॉप लॉस डीप रखूंगा। 3730 का स्टॉप लॉस रखूंगा और इसका टारगेट सेट करेंगे 3850। थोड़ा बाय ऑन डीप मिले तो ज्यादा बेहतर होगा, तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया बैठेगा। लेकिन एल&टी का चार्ट मुझे लगता है बहुत बढ़िया है। जी हाँ, एल&टी एक एज पे बैठा हुआ है और उसको पिक करते हुए 3779 पर राजेश सतपुते जी। आप चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और इस वक्त का आपका कन्विक्शन एरिया क्या है? नमस्कार वीरू जी, अनुज जी और हर्षदा जी, बाकी भी पैनल में जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। अब कन्विक्शन आइडिया के हिसाब से तो वैसे तो सतपुते जी ने ले लिया, बट फिर भी मैं लार्सन के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है बेस्ट स्टॉक है। न केवल शॉर्ट टर्म के लिए बल्कि लंबी अवधि के पोर्टफोलियो के लिए भी। शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट 3900 रुपए का है, बट लंबी अवधि में बड़े टारगेट हो सकते हैं। ऑर्डर बुक बड़ी स्ट्रांग है, 4.9 ट्रिलियन की ऑर्डर बुक थी पहली तिमाही के अंत में, जो कि हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छी खासी बढ़त दिखाएगी। मैनेजमेंट ने भी अपने एनालिस्ट मीट में ये गाइडेंस दी है कि न केवल रेवेन्यू में बल्कि ऑर्डर बुक में अच्छी बढ़त दिख रही है। केपेक्स जो कि न केवल भारत में बल्कि मिडिल ईस्ट में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसका उन्हें बहुत आशा है वहां से नई ऑर्डर आने की। और गवर्नमेंट ने भी डबल डिजिट जो केपेक्स का अनुमान दिया है, उस हिसाब से भी बढ़त की उम्मीद है। मेटल माइनिंग सेक्टर में रिवाइवल दिख रहा है और सबसे अच्छी बात है कि सेमीकंडक्टर हो या हाइड्रोकार्बन हो, सारे ही जगह पे इनकी मौजूदगी है। मुझे लगता है इस स्टॉक पे बिल्कुल डिलीवरी लेनी चाहिए और पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। क्लोज अच्छी है। मैं तो कहूँगा निफ्टी की भी क्लोज अच्छी है। अग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो अब आप लॉन्ग कैरी करके जाएं। निफ्टी ने हमारे उस लेवल को नहीं ब्रीच किया जो हम बात कर रहे थे, 25,250 उसको ब्रीच नहीं किया हमने। कल बहुत लोगों ने मुझे एक सवाल पूछा कि क्या बैंक निफ्टी में कल डबल टॉप लगा। डबल टॉप जब बनता है ना मार्केट में, टॉप से रिएक्शन जो है वो वायलेंट होता है। तीसरी बार इतिहास में बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर बंद हुआ। इससे पहले सिर्फ 2 बार ऊपर बंद हुआ था 53,000 के। एक दिन तो जिस दिन इसने ऑल टाइम हाई लगाया था और एक उसके अगले दिन। ऑल टाइम हाई 4 महीने बाद आप जब रिविजिट करते हैं, पहला टेस्ट हमेशा अनसक्सेसफुल होता है। कारण जो भी लॉन्ग है सबने एल्गो ट्रेड्स ऑर्डर लगाए हुए होते हैं कि यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। इसके लिए वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है पहली बार में। सेकंड टेस्ट सक्सेसफुल होता है। अगर सेकंड टेस्ट इसका हुआ तो वो मुझे लग रहा है कि फिर आप उसको क्रॉस करेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर लिया और उसके ऊपर आप टिक गए एक बार के लिए, 2000 पॉइंट और ओपन हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। मेरा व्यू ये है कि निफ्टी में अभी भी बड़ा ट्रेंड इंटैक्ट है और वो जो मेरा 27272 का टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है। वो मेरे ख्याल से आना चाहिए। बेस केस मेरा ये है कि ये साल जो है 2024, इसमें हम एंड करेंगे 27272 के ऊपर। एक रिस्क जो मार्केट में खुल रहा है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो है स्टेट इलेक्शंस का रिस्क। तो ये कल आपके लिए कमेंट्री थी, लेकिन देखिए कमेंट्री एकदम सटीक बैठी और मार्केट में आप अभी भी अगर वो ट्रेड राइट कर रहे हैं तो आपके हाथ में पैसा बना हुआ है और बनेगा भी। अनुज, जब सवाल यही है कि अगर किसी ने नया निवेश डालना है या फिर फॉलो अप करना है, अब आपकी अप्रोच क्या रहेगी? वो लॉन्ग टर्म आपने टारगेट दे दिया 27,272, बिल्कुल। अगर उसको अचीव करना है तो वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज अब पकड़नी है? हाँ बिल्कुल। देखिए मैं इसमें एक चीज़ बोलूँ हर्षदा, कई लोग कहाँ गलती कर जाते हैं, कई लोग इस चीज़ में गलती कर जाते हैं कि मैंने पहले नहीं लिया तो अब मैं क्यों लूँ। मार्केट में अगर आपका ये एटीट्यूड होगा तो आप नहीं पैसा बना पाएंगे। अब अगर आपका व्यू है कि 27,272 आ रहा है, अब आपने नहीं लिया 22,000 पर, वो आपकी गलती थी ना, मार्केट थोड़ा ना आपको ओब्लाइज करेगा।
मैं मुंबई आया, रियल एस्टेट इतनी सस्ती थी, मैंने अगर नहीं ली तो अब मैं थोड़ा ना कह सकता हूँ कि मुझे उसी प्राइस पे वापस मिलेगी, वो नहीं मिलेगी आपको। आगे बढ़ेगा कि नहीं, आगे बढ़ेगा कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अब जैसे बीच में एकदम से ऐसा रिएक्शन आया, इसमें बहुत लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करा होगा। डे ट्रेडर्स बुक करें प्रॉफिट, पोजिशनल ट्रेडर को ऐसे में थोड़ा सा अपना धैर्य बांध के रखना है और उनको एक अब टाइट स्टॉप लॉस रखना है। अब मैं कह रहा हूँ 25,400 निफ्टी पर ले आएँ, 25,500 25,400 जो आपको मन करे, और बैंक निफ्टी पर करीब करीब 53,000 का, बस वो अब एक आपका थ्रेशोल्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये कॉल आज सुबह किसी ने आके पूछा था कि मार्केट क्यों चल रहा है, मार्केट क्यों चल रहा है, उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। मार्केट इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी तक लोगों को डिसबिलीफ है, फोमो है, अब तक लोगों को पार्टिसिपेट नहीं किया लोगों ने। फेड का फैसला इतना शानदार आया, उसके बाद भी यूएस मार्केट गिर गया, जबकि यूएस मार्केट ने कल 39th टाइम ऑल टाइम हाई लगाया है। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ये बहुत शानदार अप ट्रेंड इस मार्केट का। एक चीज़ समझ लीजिए, इस मार्केट में अब तक करेक्शन आई नहीं है, किसी दिन करेक्शन आएगी और वो जो करेक्शन आएगी वो ब्रूटल होगी, लेकिन उसको हम टाइम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मार्केट में इस समय सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट में ना होना। मार्केट में रहिए, एक स्टॉप लॉस रखिए बस एक, और वो स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। लग गया तो लग गया। मेरे ख्याल से ये मार्केट एक बार के लिए तो आपको 26,000 दिखाएगा स्क्रीन पर, उससे पहले की करेक्शन है 26,000 तक जाकर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है मार्केट में। अच्छा, 26,000 पर जाकर अगर आप एक बार के लिए 25,000 पर भी आ गए तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद आप सपोज़ करिए अगर आपने 23,000 24,000 पे ये सोच के आप वेट करते हैं मैं करेक्शन में बाय करूँगा, फिर 26,000 जाके आप 25,000 की करेक्शन बाय कर रहे हैं, से तो आप 23,000 पे बाय कर लो ना। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ आप इवन इन लेवल्स पे भी अगर आप चाहें तो थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। कल को मार्केट 27,000 तक पहुंच गया तो फिर आप क्या करेंगे? फिर वो मिस्ड आउट फीलिंग जो होती है ना, वो सबसे गंदी फीलिंग होती है मार्केट। और वो 27 का 30 कब हो जाएगा, वो उसमें भी हम वो फोमो रहेगा ही रहेगा। कल राकेश झुनझुनवाला का एक वो जो हमारे साथ इंटरव्यू किया था उन्होंने, वो वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने 2030 में, खैर अब तो मुश्किल लग रहा है लेकिन फिर भी यू नेवर नो, 2030 में उन्होंने एक व्यू लिया था कि निफ्टी आपको 1.25 लाख दिखाएगा। निफ्टी, सेंसेक्स नहीं, सेंसेक्स तो उनका कोई मतलब नहीं, निफ्टी 1.25 लाख दिखाएगा। अब तो खैर थोड़ा मुश्किल लग रहा है यहाँ से 5 गुना होना 5 साल में, 6 साल में, लेकिन मेरा ये मानना है कि 5-6 साल में तो खैर आप 60-70 हज़ार निफ्टी पर तो होंगे। इतना तो आराम से होना चाहिए निफ्टी पर मेरे ख्याल से। तो बेसिकली कहने का मकसद यही है कि एक लॉन्ग बुल रन में ट्रेंड जब तेज़ी का है उसका हिस्सा बनना चाहिए, चाहे वो लेवल कोई सा भी हो। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अभी आज इन लेवल्स पर इंडेक्स को कैसे खरीदूं, मौके आपको मार्केट जब भी देता है उसका एक हिस्सा बनना चाहिए। राजेश जी, उस लिहाज से एक तो स्टॉक आपने आइडेंटिफाई LNT किया है, लेकिन एक और थीम मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, राजेश अग्रवाल साहब, और क्योंकि दोनों ने LNT दिया था, सॉरी कोलकाता वाले राजेश जी, आपके लिहाज से वो 2-3 कौन से स्टॉक्स होने चाहिए जो इस समय डेफिनेटली पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए? वो दिग्गज भी हो सकते हैं, आपके मिड माइक्रो कैप्स भी हो सकते हैं। देखिए, इस वक्त वैल्यूएशन कह लीजिए या स्टोरीज कह लीजिए, उस हिसाब से 2 लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में स्टॉक होने चाहिए। तो पहला तो रिलायंस ही होगा। अब OTC में उनका केपेक्स लगभग पूरा हो चुका है, तो वहां से दिक्कतें नहीं है। रिलायंस रिटेल अच्छी खासी तरीके से बढ़ रहा है, 18,000 के ऊपर के स्टोर्स हैं। जियो में अच्छी बढ़त बनी हुई है। आपके टैरिफ हाइक के बाद आरपीयूज में बढ़त नजर आएगी। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि BSNL में नंबर्स वगैरह बढ़ गए हैं, एडिशन, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है जियो के साथ या एयरटेल के साथ और BSNL के साथ। तो वो थोड़ी बहुत ब्लिप्स हो सकती है, बट लंबी अवधि में एक तो आपको रिलायंस बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। दूसरे HDFC बैंक, जिसको अगर आप देखो तो मर्जर के बाद टॉप 10 बैंक्स इन द वर्ल्ड में आ गया है। अगले साल हमें उम्मीद है कि 80,000 करोड़ की बॉटम लाइन डिक्लेयर करेगा। एनआईएम्स थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मुझे वो भी लगता है कि आगे आने वाले दिनों में सॉल्व हो जाएगी। क्रेडिट ऑफ टेक की तो जो दिक्कतें हैं वो तो, डिपॉजिट की जो दिक्कतें हैं वो तो सारे ही बैंकों के साथ है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो इनकी जो सब्सिडरीज है, फिर वो HDFC सिक्योरिटीज हो, इंश्योरेंस हो, सारी अच्छी कर रही है, उनके भी वैल्यूएशन है इस लेवल्स पे, ये बहुत सस्ते लेवल्स पे है। और मैं एक और इसमें जोड़ना चाहूंगा BSE का। हालांकि आज 4,000 के पार हो गया है और हम लोग उसे 500 रुपए के टर्म से रिकमेंड करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत दमखम अभी बाकी है। 40-45 हजार करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। 15% CDSL की होल्डिंग है जो 5,000 करोड़ के आसपास आती है। पहली तिमाही में 180% के आसपास का जंप देखा गया।
स्टार म्यूचुअल फंड जो कि म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है वो नंबर 1 है। INX गिफ्ट निफ्टी में इनकी पहुंच है, कैश पॉजिटिव है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है। और जब अब NSE के IPO आने की उम्मीदें बन रही है तो मुझे लगता है यहाँ से भी बहुत अच्छा अपसाइड देता है। तो ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जो फंडामेंटली बहुत साउंड है और लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में बिल्कुल होने चाहिए। कुल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या स्टॉक रहा है ये, 4000 का रेट अब इस समय इस स्टॉक में, फिनोमिनल। इसका 10 दिन का एक चार्ट दिखाइए ज़रा BSE का। आई थिंक पिछले हफ्ते हमारी ये बात हुई थी कि NSE का जो IPO आया है हर्षदा, या IPO का जो रास्ता साफ हुआ है उसका एक रब ऑफ इम्पैक्ट आपको BSE पर देखने को मिलेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने नहीं सोचा था कि एक हफ्ते में ये स्टॉक इस तरीके से भागेगा। खैर ये ऐसे ही होता है, मतलब ये स्टॉक्स में जब एक बार मूव्स आते हैं। अच्छा, इनमें एक और चीज़ है, इन सब स्टॉक्स में फ्लोटिंग स्टॉक बहुत लिमिटेड है, तो इस वजह से जब ट्रैक्शन आता है तो इन स्टॉक्स में बड़ा मूव आता है, क्योंकि हर कोई उसी फ्लोटिंग स्टॉक को कॉर्नर करने की कोशिश करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब सिर्फ एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, जैसे आइडिया है। अब आइडिया में तकलीफ क्या है कि फ्लोटिंग स्टॉक इतना बड़ा है कि 400, 500, 600 करोड़ शेयर भी अगर आप ले लें तो बहुत कम स्टॉक चलता है इसकी वजह से। तो ये एक और इशू जाता है कि फ्लोटिंग स्टॉक का जो मामला है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन टेक्निकली कैसा है, एक बार सचिन आपने भी कॉल दी थी इस पर, मुझे याद है, और वो टारगेट भी हिट हुआ था। अब इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या रहेंगे BSE में? गुड आफ्टरनून अनुज जी, आई थिंक वेडनेसडे के सत्र में ये क्वेश्चन मुझे शूट आउट किया था। तभी हमने बताया था कि लगभग अराउंड 3880 3900 इस पर्टिकुलर जोन में एक स्विंग बनना चाहिए। एंड उसी दिन ये पर्टिकुलर टारगेट्स हासिल हो चुके थे। जिस तरीके से अभी भी शॉर्ट टर्म चार्ट्स नजर आ रहे हैं, मोमेंटम तो यहाँ पर बरकरार ही है। एक अच्छा फ्लोर नजर आ रहा है लगभग अराउंड 3670 के आसपास का। तो मुझे लग रहा है जब तक ये पर्टिकुलर फ्लोर इंटैक्ट है, मार्केट के मोमेंटम की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सटेंशन आ सकती है। 43-45 तक की एक अपमूव एक्सटेंड होनी चाहिए यहाँ पर। बट मुझे लग रहा है मोमेंटम यहाँ पे फ्रेश चेज नहीं करना चाहिए, अग्रेसिव पोजीशनिंग नहीं करनी चाहिए। थोड़े से पोजीशंस ऑन अ डिक्लाइन अप टू 3800 के आसपास डिप्लॉय करें एंड 4300 जैसे ही क्रॉस हो जाता है तभी वापस रिव्यू करें। ओके, चलिए ये हो गई बात BSE की। इनफैक्ट इस टॉपिक पर ही रहते हैं और मेरी सहयोगी दीपाली इस समय दिल्ली स्टूडियो से जुड़ रही हैं। ये थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये BSE में हमने इस तरीके के मूव्स देखे। दीपाली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और BSE लिमिटेड की बात करें तो लिस्टिंग से लेकर अब तक की जो जर्नी रही है वो काफ़ी स्टेलर रही है। लेकिन आपने ट्रिगर्स की बात की है तो पहले मैं वो मेंशन करूं, ये NSE के IPO का बज़ जो वापस से शुरू हुआ कि उसके बाद से हमने वापस से बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए देखे। सेबी ने जो रेगुलेटरी जो डिसमिस की है चार्जेस ऑन NSE, उसके बाद से वापस से ये स्पेकुलेशंस, वापस से इंटरेस्ट जागरूक हो गया है कि जल्द NSE का IPO होगा जिससे बेनिफिट मिलेगा BSE लिमिटेड को। अब सवाल ये है कि NSE के IPO की तो खबरें 2016 से आना शुरू हो गई थी, लेकिन अब ये इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि अब ये उम्मीद जग गई है कि शायद मार्च 2025 से पहले ही NSE का IPO आ जाएगा, BSE पर लिस्ट होगा, उसका सीधे बेनिफिट मिलेगा। ऑल्दो NSE के ट्रिगर के साथ साथ और भी बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जिसने काम किया है BSE के फेवर में। आप देखिए, इनफैक्ट अगर आप पिछले क्वार्टर की ही परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो बहुत स्ट्रांग रही है। CADSL में हाई प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की रही है। इसके अलावा पावर एक्सचेंजेस से रेवेन्यू, स्टार म्यूचुअल फंड बिजनेस से जो कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है, ये तमाम वो पैरामीटर्स हैं जिसने कंसिस्टेंटली रैली फ्यूल की है BSE की। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, वो ये है कि अगर आप अनलिस्टेड मार्केट में देखेंगे तो NSE भी फोकस में बना हुआ है। और इनफैक्ट अब जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, IPO का रास्ता साफ हुआ है, उसके बाद से अनलिस्टेड मार्केट में NSE का जो प्राइस है वो सीधे 4800 से 5000 रुपये प्रति शेयर से सीधे बढ़कर 6000 से 6500 रुपये हो गया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव रहा है। इसके अलावा अगर BSE की जर्नी की बात करें या फिर परफॉर्मेंस की बात करें तो जुलाई में जो लोस लगाए थे स्टॉक ने, तब से लेकर अब तक 80% चल चुका है। YTD रिटर्न्स भी 80% के आसपास हैं। और अगर लिस्टिंग से लेकर अब तक की इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो 1000% से ज़्यादा रिटर्न BSE लिमिटेड ने दिए हैं। एक चीज़ और, लिस्टिंग से लेकर अब तक डिविडेंड तो कंपनी ने लगातार दिए ही हैं, लेकिन 2:1 के रेशियो में एक स्प्लिट भी हुआ है। तो अगर आप स्प्लिट का एडजस्टमेंट भी करेंगे तो 15 गुना से ज़्यादा के रिटर्न BSE लिमिटेड ने दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो परफॉर्मेंस की तो बात हुई, लेकिन फाइनेंशियल पिक्चर के साथ साथ NSE के IPO का रास्ता साफ होना ये एक ट्रिगर रहा है जिसकी वजह से ये रैली हमने लगातार BSE के स्टॉक में फ्यूल होते हुए देखी है। बहुत ही बढ़िया रन इसका रहा है
मुझे याद है 2017 में जब इसका आईपीओ आया था, इशू प्राइस करीब 807 था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। 5 गुना से ज़्यादा के रिटर्न्स इस स्टॉक ने आपको कमा कर दिए हैं, और इसी तरह की उम्मीद लोगों की अब एनएसई से भी बन रही है, क्योंकि उसकी आईपीओ का रास्ता धीरे धीरे करके साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सोनी से बात करते हैं। सोनी, गुड आफ्टरनून, बताइए समय का ताज़ा ट्रेड क्या है? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे फ्रेश ट्रेड देना चाहूंगी। ट्रेंड फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बाई कर सकते हैं 7440 के अराउंड। स्टॉप लॉस रहेगा 7350 और टारगेट यहाँ पे रहेगा 7600 से 7640। ट्रेंड पे एक फ्रेश ब्रेकआउट अप्रोच कर रहा है। 1020 सपोर्ट को काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हायर स्ट्राइक कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड भी हो रहे हैं। सो पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है टुवर्ड 7600 7640 टारगेट के लिए। 7600 से 7640 की तरफ दरअसल ट्रेंड के फ्यूचर्स की बात हो रही है। मोमेंटम अच्छा, आज फिर देखिए 100 रुपए से ज़्यादा के गेन्स ट्रेंड में देखने को मिले हैं, तो इसका ट्रेंड तेज़ी वाला कायम है। चलिए एक और जोरदार सेक्टर जहां पर तगड़े रिटर्न्स बने हैं उसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं। मेटल कंपनी आज खुलने के साथ ही दरअसल हम इसकी बात भी कर रहे थे, जिस तरह के क्यूज कमोडिटी मार्केट से मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। ऑफ कोर्स रेट कट का इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट्स पर भी बनता दिखाई देता है, लेकिन आज फोकस खास तौर से मेटल्स में स्टील कंपनियों पर रखेंगे। यहाँ पर क्या कुछ ट्रिगर्स आ रहे हैं, यत्न हमारे साथ है बताने के लिए कि क्या चल रहा है। गुड आफ्टरनून हर्षदा। और देखिए स्टील कोज हो या मेटल स्टॉक्स हो, आज पूरे के पूरे सेक्टर में एक रिबाउंड मिल रहा है। ऑब्वियसली रेट कट जो ग्लोबली हो रहा है उससे कमोडिटी की रैली को फ्यूल मिलता है, लेकिन अगर हम आज की बात करें स्पेसिफिकली तो आज मक्वेरी को जो रिपोर्ट आई है उसमें सभी स्टील और एल्यूमिनियम कंपनीज पे टारगेट बढ़ाए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो JSW स्टील को इन्होंने अपग्रेड किया है, टारगेट बढ़ा के 1077 कर दिया है। हिंडाल्को हो या टाटा स्टील हो, यहाँ भी आपने टारगेट बढ़ते हुए देखे हैं और सभी स्टॉक्स पे आउट परफॉर्मर कॉल है, यानी यहाँ से खरीदारी की सलाह मक्वेरी दे रहा है। ऑब्वियसली जो मक्वेरी का आउटलुक है अगले 6 से 12 महीने के लिए कमोडिटीज़ पे वो ब्राइट है। इनको लगता है कि जो स्टील कंपनीज़ हैं इनको ऑपरेटिंग लेवरेज और ईजिंग इनपुट कॉस्ट का बेनिफिट होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम फिगर्स रखें स्क्रीन पे तो जो हमको जानकारी मिल रही है, जो स्पॉट कुकिंग कोल है इसका दाम अब $136 प्रति टन के पास गिरता हुआ नज़र पड़ा है, और अभी दाम लगभग $180 प्रति टन है। तो अगर आप कुकिंग कोल की बात करें तो यहाँ दाम लगभग पीक से आधे हो चुके हैं। आयरन ओर की बात करें तो लगभग $31 प्रति टन के हिसाब से यहाँ भाव टूटते हुए नज़र पड़े हैं, और इसी वजह से NMDC ने भी अपने दाम जो है लगभग 400 रुपये प्रति टन के हिसाब से फाइन्स के लिए सिक्वेंशली कम किए हैं। तो इनपुट कॉस्ट जो कुकिंग और आयरन ओर है यहाँ आपने गिरावट देखी, जिसका फ़ायदा स्टील कंपनीज़ को हो रहा है। और पिछले दिनों हमने गवर्नमेंट से भी और स्टील के जो एसोसिएशन से इनसे स्टेटमेंट देखा कि जो वियतनाम और चाइना से स्टील की डंपिंग हो रही है इस पर सरकार एक एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाने की और डालने की जो है वो कोशिश और इंक्वायरीज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टील कंपनी की बात करें तो एनवायरनमेंट ठीक ठाक है, हालांकि रिस्क एक है कि चाइना से अभी भी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ रहे हैं और चाइनीज़ जो कैपेसिटीज़ हैं वो अंडर यूटिलाइज हैं, जिसके कारण ग्लोबली स्टील के प्रति आपको डंपिंग दिखाई पड़ रही है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी इन्फॉर्मेशन सामने रखने के लिए। इन स्टॉक्स पर कुछ बात कर लेते हैं। राजेश जी के पास चलते हैं, कोलकाता वाले राजेश जी के पास। राजेश जी गुड आफ्टरनून। कोल इंडिया पर क्या व्यू है आपका? लूजली मेटल्स में कैटेगराइज होता है वैसे ये स्टॉक, लेकिन आज अच्छा मूव दिख रहा है इसमें, और बाकी स्टॉक्स में भले ही मूव सस्टेन ना किया हो, इसमें आज थोड़ा मतलब हाईएस्ट लेवल पर ना हो, लेकिन कोल इंडिया हाइज पर है इस समय इंट्राडे में। यहाँ क्या व्यू होगा? गुड आफ्टरनून अनुज जी। कोल इंडिया में हम बुलिश है, न केवल कोल इंडिया में बल्कि इंटायर मेटल पैक में बुलिश है। कई पिक्स है, बट चूंकि बात सिर्फ कोल इंडिया की हो रही है तो मुझे लगता है कि देख जिस तरीके के इनके कोल के रिजर्व्स है, जो कि कहा जाए तो वर्ल्ड में सबसे बड़े रिजर्व्स है, और जिस तरीके की इनके डिमांड बढ़ती जा रही है, जो भी दिक्कतें पिछले दिनों थी डिमांड वगैरह की या ऑप्टेक की, वहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन हो रहा है। उसके बाद जो ई टेंडर्स वगैरह की वजह से जो नई रुझान आए हैं कंपनी में, मुझे लगता है यहाँ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बावजूद उसके कि इतना बढ़ गया है, लोगों को अगर नीचे के भाव लगेंगे तो देखेंगे तो लगेगा बढ़ गया। जैसे कि आप अभी बता रहे थे मुंबई प्रॉपर्टी प्राइस आप जब आए थे और आज जब है, तो सेम स्टैंड्स फॉर कोल इंडिया टू। लेकिन यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, और कम से कम 20% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल दिखती है। ओके अच्छा, मीनवाइल सचिन के पास एक कॉल है, एक बार वो ले लेते हैं, फिर टेलीकॉम डिस्कस करेंगे। सचिन क्या कॉल है?
अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है अगले हफ्ते में। स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज का। इस सीरीज के शुरुआत से ही एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एग्जिबिट की थी। एक अच्छा करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होते हुए नजर आया है। पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है एंड 6500 के आसपास का ही सपोर्ट इसने रिकन्फर्म किया है। तो जिस तरीके से फिलहाल डेटा है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे ही 6730 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है एंड ये रैली भी एक्सटेंड हो सकती है 6850 तक की। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 6510 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज में एक मौका जरूर है। ये देखिए 65-75 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ। चलिए, इस बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हेडलाइन हमने आपके सामने रखी थी। जुलाई में जो टैरिफ हाइक हुई है उसके बाद कई टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं, तो BSNL के सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। नंबर पोर्टेबिलिटी के आंकड़ों में भी खासा इजाफा देखने को मिला। असीम मनचंदा हमारे साथ है, टेलीकॉम क्लोजली ट्रैक करते हैं। असीम, ये डेटा तो एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड है। किसी को एहसास ही नहीं हुआ था कि अगर रेट हाइक हो जाएगा तो लोग BSNL की तरफ फिर रुख करेंगे। आज ही सही कहा आपने, टेलीकॉम कंपनियों ने जुलाई के अंदर अपने टैरिफ्स में बढ़ोतरी की थी। टैरिफ 10% से लेकर के 25% तक बढ़े थे और इसके साथ साथ ये जो पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों के अंदर ये बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो उसका असर अब टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर पर दिखने लगा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी ने आज जुलाई का डेटा जारी किया। इस डाटा के मुताबिक जो भारतीय एयरटेल है उसने जुलाई के अंदर करीबन 16 लाख ग्राहक गंवाए हैं। जो वोडाफोन आइडिया है उसने करीबन 14 लाख ग्राहक गंवाए हैं और रिलायंस जियो ने करीबन 7 लाख ग्राहक गंवाए हैं। लेकिन सबसे इसका ज़्यादा पॉजिटिव असर आपको BSNL के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। इसकी दो वजह, पहली की कंपनी ने अपने टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी और दूसरा कंपनी जल्दी अपनी 4G सर्विसेज शुरू करने जा रही है। तो यही वजह है कि कंपनी ने 29 लाख ग्राहक जुलाई के अंदर जोड़े हैं। और एक बड़ी और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मांग काफ़ी बड़ी है। पिछले अगर मैं जून से कंपैरिजन करूं तो 15% तक बढ़ोतरी इसके अंदर देखने को मिली है। यानी कि हो सकता है कि लोग जो चीपर मोबाइल ऑपरेटर हैं उनके ऊपर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हो या ऐसा कर रहे हो। तो ये अगले 1 से 2 महीने तक ये मोमेंटम आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल असीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को रखने के लिए। इसमें असली गेम पता चलेगा आपको सितंबर के करीब के नंबर्स का। 2 महीने कहीं पे तो गुस्सा होता है, क्यों बढ़ा दिया आपने टैरिफ, मतलब और ख़ासतौर से जो बॉटम ऑफ द रंग पिरामिड में जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो थोड़े प्राइस सेंसिटिव होते हैं। क्यों बढ़ा दिया आपने? लेकिन अब जैसे असीम ने बोला कि BSNL नंबर इसलिए भी शिफ्ट हो रहे हैं कि वो 4G की तैयारी कर रहा है। बाकी कंपनियों के पास तो एयरटेल और जियो के पास ऑलरेडी 4G है, वो भी वेल एस्टेब्लिश 4G है। तो मेरा ये मानना है कि वापस शायद ये लोग वापस आएंगे और हो सकता है कि जो आइडिया का सब्सक्राइबर लॉस है वो शायद कंटिन्यू करे, लेकिन जियो और एयरटेल का रुक जाए। क्योंकि देखिए वोडाफोन आइडिया कई लोगों ने लेगेसी रीजंस की वजह से भी लिया हुआ था, लेकिन सर्विसेज अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा तो भारती की और जियो की बेटर है उनसे। मैं वोडाफोन सब्सक्राइबर हूँ अनुज, मैंने अभी तक पोर्ट नहीं किया है, लेकिन औसतन वो 1 या मैक्सिमम 2 बार के आगे जाता नहीं है नंबर। आप अभी तक मैं आई थॉट कि शायद स्थिति में सुधार आएगा। कंपनी ने आपका बिल देना बंद कर दिया होगा फिर। हाँ, बट दैट्स ओके, वो बिल की चिंता नहीं। वो मैं हंसी मजाक में कह रहा हूँ। बिल की चिंता नहीं है क्योंकि घर पे एयरटेल है और कभी-कभी ऐसे लगता है कि तीनों नंबर अगर हो तो यू आर स्टिल ऑन अ सेफर साइड। हाँ, तीनों हो तो सेफ, बिल्कुल वो बात तो है। साइड पर मुझे लग रहा है अब इसको गुड बाय कहने की का टाइम आ गया है। क्या देखिए, हम ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपनी के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बात हो रही थी। अच्छा, बात यहाँ पर स्टॉक्स से रिलेटेड भी हुई थी। आज सुबह मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था कि किन लोगों के पास वोडाफोन आइडिया है और किन के पास शेयर है। करीब 50 लाख लोगों के पास वोडाफोन आइडिया है इंडिया में शेयर, और 7 लाख लोगों के पास भारतीय एयरटेल है। तो वहीं से आपको पता चलता है कि कितने लोगों ने जो असली रैली है वो मिस करी है, जो कि एयरटेल में हुई, और कितने लोग फंसे रहे वोडाफोन आइडिया में। तो ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट इस टॉपिक पर आज सुबह हमने बात की थी नीलेश शाह से, कोटक AMC के जो MD एंड CEO है, क्योंकि बात ये भी हो रही थी कि उनके फंड के पास भी है। तो उन्होंने इसका सही एक एक्सप्लेनेशन दिया। उस एक्सप्लेनेशन को ज़रा अच्छे से सुनते हैं एक बार। कोर्ट का जो रिजेक्शन आया AGR प्ली पर, और कंसिडरिंग जिस तरीके से रिटेल में काफ़ी लोगों ने, शायद रिटेल में क्या इवन इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी पैसा खोया होगा वोडाफोन आइडिया में, अब इस सेक्टर पर व्यू क्या बन रहा है?
सो अनुज भाई, इंस्टीट्यूशन अगर पोर्टफोलियो देखे तो जैसे कल किसी ने न्यूज बनाई थी कि कोटक म्यूचुअल फंड इज द लार्जेस्ट ओनर ऑफ वोडा आइडिया। वेल, हमारे लिए वो आर्बिट्राज पोजीशन है, कैश पोजीशन नहीं है, वो हेज्ड पोजीशन है, डायरेक्शनल पोजीशन नहीं है। तो वोडा आइडिया के शेयर ऊपर जाए नीचे जाए हमारे फंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम उसे हेज करके बैठे हैं, आर्बिट्राज में लगा के बैठे हैं। रिटेल इन्वेस्टर को ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार लोग अरे कोटक म्यूचुअल फंड ने लिया है तो अच्छा ही होगा, वो भी साथ में ले लेते हैं। भैया, डायरेक्शनल पोजीशन और आर्बिट्राज पोजीशन में फर्क रहता है, सोच समझ के निवेश करना। सेकंड चीज अनुज भाई, एक फंड मैनेजर रैशनल कॉल ले सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा ये कहना हमारे लिए नामुमकिन है। अगर ये निर्णय कल टेलीकॉम सेक्टर की फेवर में आता तो स्टॉक ऊपर जाते, नहीं आया तो नीचे आ गए हैं। आई डोंट थिंक सो एज अ फंड मैनेजर हमारे पास ऐसी कोई स्पेशलिटी या कैपेबिलिटी है कि हम इसको प्रिडिक्ट कर पाए। आधे टाइम सही जाएंगे, आधे टाइम गलत जाएंगे। ओवरऑल टेलीकॉम क्षेत्र पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि लोगों को अब डेटा की आदत पड़ गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हम कंज्यूम कर रहे हैं और धीरे धीरे इसमें प्राइस हाइक आती रहेगी जो टेलीकॉम क्षेत्र की कंपनी के लिए अच्छा मुनाफा बना के देगी। ओके, तो ये सुबह बात हुई थी नीलेश भाई से। अब राजेश अग्रवाल जी, आपका क्या व्यू होगा? वोडाफोन आइडिया को क्या इस भाव पे लिया जाए और भारती को क्या इस भाव पे लिया जाए? देखिए, मेरी पसंद तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि रिलायंस ही रहेगी जियो के कारण से, क्योंकि जियो में एक अच्छी बढ़त है। बट इन दोनों में अगर चुनना हो तो भारतीय एयरटेल के साथ ही जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, न केवल भारत में बल्कि अफ्रीका में भी अच्छे खासे बिजनेस चल रहे हैं, आरपू बढ़े हुए हैं, 5G अच्छी तरीके से चल रहा है। अब आइडिया में जो है वो, जैसे आप एफएनओ में ऑप्शन बाइंग करते हो ना, या तो 9-10 रुपया का 20 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, इस तरीके के जो रिटेल वाले उसमें लगे हुए हैं वो उनके लिए। अदरवाइज मुझे वहाँ कहीं वैल्यू नजर नहीं आती यार। अब एजीआर के जो नए कल जजमेंट वगैरह आए हैं, उसके बाद तो जो उम्मीद रही सही थी वो भी खत्म हो गई। अब इनको लोन चुकाने के लिए बड़े पैसे लगेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कहाँ से जुटा पाएंगे। ऐसी कुछ खबरें भी निकल कर आई कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बातें करी थी, वो भी रिलेक्टेंट है देने के लिए। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ऐसे हालात में जब हमारे पास दो बेहतर ऑप्शन उपलब्ध हैं, न केवल एज अ मोबाइल कंज्यूमर बल्कि ऑल्सो एज अ इन्वेस्टर, तो क्यों ना हम भारतीय एयरटेल या जियो के साथ ही जाएं। भारतीय एयरटेल या जियो, वो ज़्यादा प्रेफर। जियो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है तो वो ड्यू डिस्क्लोजर के साथ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो स्टॉक का। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद कई और मुद्दे हैं जिस पर हमारी नज़र जाएगी। QSR सेगमेंट में किस तरह की डिमांड आने वाली है, चार का चौका आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और साथ ही साथ आप कैसे आज 10 मिनटों में चाहें तो नया iPhone 16 ऑर्डर कर सकते हैं, लंबी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। सब आगे। ब्रेक के बाद कमाई करने में आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी थोड़ा सा अगर आप देखें एक बार फिर से पुल बैक जनरेट करके एटलीस्ट 25,697 यानी 25,700 की ट्रेजेक्टरी को टच करता हुआ निफ्टी बैंक 53,404। एक बार कर बताता हूँ आपको चार का चौका का वो चार ट्रेड्स जो अब आपके स्क्रीन पर आएंगे। सोनी पटनायक जी से हम सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे, वो ट्रेड पिक किया जाएगा। उसके बाद फिर सुपरस्टार रचना जी के सौजन्य से आएगा, और चार के चमत्कार सचिन जी के सौजन्य से आएगा, और साथ ही साथ मिड कैप फंडा क्योंकि कार्यक्रम में फंडामेंटल विशेषज्ञ राजेश अग्रवाल जी हैं तो उनके सौजन्य से आएगा। मीनवाइल में एक दो स्टॉक्स रख देता हूँ स्क्रीन पे जो अब अच्छी लीड ले रहे हैं। थोड़ा सा निफ्टी और निफ्टी बैंक के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के बीच में स्ट्रॉन्ग मूव जहाँ पे आ रहा है। एक बार टोरेंट फार्मा रखिएगा स्क्रीन पे 3496 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। सचिन, मेरे स्क्रीन पे 2-3 स्टॉक्स अपीयर हो रहे थे जो मेरे को ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा ठीक लग रहे थे। एक बार टोरेंट फार्मा को दिखेगा, और इनफैक्ट इस वक्त सन फार्मा में एक मोमेंटम आता हुआ, फार्मा स्पेस में एक स्विंग विजिबल है स्क्रीन पे। आप कुछ पिक करना चाहेंगे इसमें से? वीरेंद्र जी, जैसे मैंने हाईलाइट किया, मुझे लग रहा है यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी इसमें एक अच्छा बेस बनने का प्रयास हो रहा है। 6500 के आसपास की
जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर थी वो इसने रिविजिट की है, एंड वहीं से एक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन डेली चार्ट पे एग्जिबिट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी होनी चाहिए। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी रिकमेंडेशन दी है। मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 6800 तक की अपसाइड यहाँ पर अवेलेबल है, जो अगले हफ्ते में अनफोल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर 6510 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आईफोन 16 काफ़ी दीवानगी है, 21 घंटे तक लाइन में लोग खड़े हैं। शायद कुछ लोग इसलिए लाइन में खड़े हैं क्योंकि अब वो फैशनेबल हो गया है, क्योंकि आजकल तो ये फ़ोन अब आपको ब्लिंकिट या फिर बिग बास्केट या फिर ज़ेप्टो पर भी मिल सकता है। तो कंचन से जानते हैं कि कैसे आप इन ऐप्स के थ्रू इस फ़ोन को पा सकते हैं। कंचन जी, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी कि जब सुबह आज एप्पल के स्टोर में जो बड़ी बड़ी लाइनें थी वो किस तरीके की दिख रही है, और उसके बाद एक और फोटो हम लेके आएंगे। प्लीज़ एक बार दिखाइए कि किस तरीके की लाइन आज हमें स्टोर्स के बाहर आज मॉर्निंग में देखने को मिली थी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि कितनी लंबी लंबी लाइन ऑलरेडी स्टोर्स के बाहर लगी हुई है। आईफोन का क्रेज़ किस तरीके से लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन अब आपके लिए और भी आसान हो सकता है, क्योंकि ब्लिंकिट, बिग बास्केट और साथ ही साथ ज़ेप्टो अब आईफोन 16 की जो सीरीज़ है उसकी डिलीवरी केवल 10 मिनट में करने वाला है। अब केवल होम अप्लायंसेस, ग्रॉसरीज, फूड आइटम्स यही नहीं, बल्कि आईफोन 16 भी केवल 10 मिनट में आपके हाथों में हो सकता है, और आपको इतनी लंबी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आईफोन 15 या आईफोन 16 की जो सीरीज़ है अगर आप वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें आपको जो डिस्काउंट ऑफर है वो अवेल नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जो आपको ऑफर्स स्टोर्स में मिलने वाले हैं वही सारे ऑफर्स आपको ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और बिग बास्केट जैसे प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट की डिलीवरी में। मोर ओवर जो बिग बास्केट है उसने क्रोमा के साथ पार्टनरशिप कर ली है आईफोन 16 को आप तक पहुंचाने के लिए। और एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात है कि जब सुबह 8 बजे इसकी डिलीवरी शुरू हुई थी तब से लेके केवल 2 से 3 घंटे के अंदर ही जो ब्लिंकिट है उसने अप्रॉक्सीमेटली 300 से 350 फ़ोन कस्टमर्स तक डिलीवर ऑलरेडी करा दिए हैं। तो आईफोन 16 का क्रेज़ तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, लेकिन इसको और भी सीमलेस बनाने के लिए जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया है। अमन, इनके नंबर्स में ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, स्पेशली ब्लिंकिट के लिए? बिग बास्केट ऑफ कोर्स अभी तो लिस्टेड है नहीं, लेकिन ये तो अगर हम देखें तो ज़ोमैटो का शेयर भी अच्छी खासी है, उसमें रैली देखने को मिल रही है ऑलरेडी। वही तो देखना होगा कि ये इवेंचुअली कैसे टर्न आउट करेगा। इनके डेली एक्टिव यूजर्स ही यूज कर रहे हैं इसे, इस सर्विस को। बिल्कुल 100% हर्षदा, और मैं तो चेक किया था सिर्फ चेक करने के लिए, वैसे लेने का इरादा नहीं था, लेकिन ज़्यादातर सोल्ड आउट थे। सिर्फ 128 GB वाले थे। जो मतलब कौन लेगा 128 GB वाला, तो वो ज़्यादातर सोल्ड आउट थे। जो 256 MB और 512 MB जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिमांड में होते हैं वो सारे के सारे सोल्ड आउट थे। चलिए खैर कोई नहीं, अब एक काम करते हैं, एक 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। कंचन के पास दोबारा जाएंगे एक और लिंक के लिए, लेकिन पहले कब सोनी जी के पास चला जाए सस्ता ऑप्शन के लिए। सोनी जी बताइए क्या पिक कर रही हैं? अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में DLF 880 कॉल ऑप्शन सितंबर सीरीज की खरीदने की सलाह रहेगी 7 रुपए में। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 4 रुपए का। पहला लक्ष्य है 11 रुपए का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 14 रुपए का। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ 850 सपोर्ट को होल्ड करते हुए DLF में एक 900-920 लेवल्स को टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है, और कॉल राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं हायर स्ट्राइक्स में। सो एक पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है। 880 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो ये DLF 880 वाला कॉल सोनी कह रही हैं आप लेकर चलें, 7 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। रचना जी बताइए FNO सुपरस्टार। जी, FNO सुपरस्टार के लिए मेरी तरफ से जो रहेगा दैट विल बी यूनिलीवर। विद यूनिलीवर के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, और यहाँ पे मेरा ये मानना है कि अगर 2940 पे स्टॉप लॉस लगाया जाए, अपसाइड पे पहला टारगेट होगा 2985 और उसके बाद 3000। ओके, HUL 2957 पे डे हाई के क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ अच्छी बाइंग है। यहाँ पे 5 लाख शेयर ऊपर जुड़े हैं। अगला ट्रेड पिक करते हैं सचिन जी के सौजन्य से आएगा। सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं आप आज का चार्ट का चमत्कार?
वीरेंद्र जी, कल हमने 10 के दमदार में M&M का सेटअप डिस्कस किया था 2930 के टारगेट के लिए, लगभग अराउंड 2836 के आसपास इसे इनिशिएट किया था। एंड जिस तरीके से ये मूव अनफोल्ड हो रही है, मुझे लग रहा है और भी बड़ी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रैली अनफोल्ड हो रही है। जिस तरीके से डेटा है, ये मूव मुझे लग रहा है 3010 तक तो मिनिमम एक्सटेंड होना चाहिए। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर लगभग अराउंड 3060 तक का अवेलेबल है। एंड अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी M&M के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2892 पे लगाना है। ओके, और अब चलते राजेश अग्रवाल जी के पास एक मिड कैप फंडा के लिए। राजेश जी बताइए आपका स्टॉक। अनुज जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखो तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजिटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन ये सब प्रोवाइड करती है और बहुत अच्छी न केवल भारत में बल्कि ग्लोबल प्रेजेंस है। 11,000 के आसपास एम्प्लॉयज है। पहले ये अपने एंकर क्लाइंट्स पे डिपेंडेंट थी, मेजर रेवेन्यू सिर्फ टाटा से आता था। अब इन्होंने अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल भी बढ़ा लिए हैं और क्लाइंट प्रोफाइल भी बढ़ा लिए। अब करीब करीब 35 से ज्यादा OEM को ये केटर कर रही है और इनकी एक अच्छी खासी स्किल सेट हुई है, न केवल ईवी में बल्कि IC को भी ईवी में कन्वर्ट करने की, जो कि एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और मैनेजमेंट ने ये क्लियरली कहा है कि नेक्स्ट 2-3 साल में वो 20 से 21% का मार्जिन ले लेंगे। और अगर आप तीनों कंपनी देखो जो इस क्षेत्र में है, चाहे वो KPIT हो या टाटा एलेक्सी हो, उनसे मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से कह लीजिए या इनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से कह लीजिए बेहतर पड़ती है। और 1400 1450 के इनके ऑल टाइम हाई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां से अच्छी खासी करेक्ट कर चुकी है। अब चूंकि निफ्टी भी इतने ऊपर के लेवल्स पे है और एक अच्छे ग्रुप की कंपनी अच्छे प्रोडक्ट के साथ, कम से कम 1250 के टारगेट इसे आने वाले 6 महीने में बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए टाटा टेक, और काफ़ी समय बाद कोई जानकार टाटा टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा है। आज स्टॉक इसमें अब में मोमेंटम भी देखने को मिला है। सारे ट्रेड्स आपके लिए एक बार फटाफट से रैप कर देते हैं। शुरुआत हमने DLF 880 वाले कॉल के साथ की, जो सोनी ने दिया। टारगेट इनका वैसे 11 और 14 रुपए पर है। इन्होंने जब कहा था वो लगभग 7 के आसपास पहुंच रहा था, अब 8.5 रुपए हो चुका है। HUL पसंद है रचना को, 2981 का टारगेट पहला और फिर 3000 की तरफ बढ़ेगा ये। 2940 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। फिर आया चार्ट का चमत्कार M&M, और ये सचिदानंद की पिक है। 3010 3060 की तरफ बढ़ेगा काउंटर। 2892 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और साथ ही साथ अब बात हो रही थी टाटा टेक की 1250 के टारगेट के लिए। राजेश अग्रवाल कह रहे हैं कि यहाँ पर एक मौका होना चाहिए, तेजी की पोजीशंस होनी चाहिए। ये है फिलहाल आपके लिए अब तक का चार का चौका। चलिए एक और मुद्दे पर आते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। हम नॉर्मली जोमेटो की खूब बात करते हैं क्योंकि वहाँ से ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन जिन कंपनियों के प्रोडक्ट्स ये डिलीवर करते हैं उसमें से कुछ QSRs है, चाहे वो जुबलेंट फूड हो, आपका वेस्ट लाइफ हो, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया हो। अब इन स्टॉक्स में भी आज थोड़ी सी हरकत है। निर्मल बंग की एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट एग्जैक्टली किस तरफ इशारा कर रही है, कंचन हमारे साथ हैं ये बताने के लिए। बताइए क्या कहता है निर्मल बंग। वैसे तो फेस्टिव सीजन आते आते ही हर किसी की उम्मीदें बढ़ जाती है, लेकिन आज जो उनके रडार पे हैं वो है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। उनका कहना है कि 3 स्टॉक अभी उन्होंने फोकस में लिए हैं, जैसे कि आपने उनको मेंशन कर ही दिया था। जो डिलीवरी चैनल है, जो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन जो डाइनिंग इन है उसमें हमें कहीं ना कहीं वापस से स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से हम ऑलरेडी फेस्टिव सीजन की तरफ अप्रोच कर गए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले महीनों में हमें एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिले। मोर ओवर QSR में भी हमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जो अगस्त और सितंबर की डिमांड है उसमें वापस से एक रिवाइवल आया है। साथ ही साथ जो एवरेज डेली स्पेंडिंग है उसमें भी एक अपसाइड आता हुआ दिखाई दे रहा है। और लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली होगी कि अभी भी जो ये एवरेज डेली स्पेंडिंग में अपटिक आया है वो पिछले साल के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं लो है, लेकिन फेस्टिव सीजन से एक उम्मीदें जताई जा रही है। अब उनका कहना है कि जो सेकेंड हाफ होता है वो यूजुअली सारे ही बिजनेस के लिए अच्छा होता है, और वहाँ पे जो हमें एक फुटफॉल है उसमें भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। और हो सकता है कि वापस से यहाँ पे हमें एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे, बिकॉज जो पिछला बेस भी था वो कहीं ना कहीं लोअर साइड में था। साथ ही साथ वेस्ट लाइफ इसका की बेनिफिशियरी होगा, और QSR के जो हाई प्रॉफिटिंग लेवरेज है उससे हमें जो आने वाले नतीजे होंगे उसमें भी एक असर देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कंचन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, अब क्योंकि आज फ्राइडे है हर्षदा, एक इशू है जिसको मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था इस इशू पर बात करूँ,
लेकिन अब मैंने सोचा कि चलिए बात कर लेता हूँ। बात हो रही है वो जो इस हफ्ते एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था। वो एक यंग 26 ईयर ओल्ड पुणे की सीए जिन्होंने अपनी लाइफ ली, उससे रिलेटेड। तो उससे मेरा दिल काफ़ी दुखी है। और जो मैं एक सुबह नीचे अब जो ये चल भी रहा है कि डेडलाइन बढ़ी या लाइफलाइन, ये देखिए वर्कलोड की वजह से अगर किसी की मौत हो तो बहुत दर्दनाक है, वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। और मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप हमेशा एक चीज़ सोचें कि आपकी काम की डेडलाइन बड़ी है या फिर आपकी लाइफलाइन बड़ी है। काम की डेडलाइन जो है वो आपकी लाइफ लाइन से बड़ी नहीं हो सकती है। सबसे पहली बात तो जो फैमिली है उनके साथ हमारी पूरी सिंपैथी है। हम सोच भी नहीं सकते कि इस समय उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक यंग लड़की को खोना ऑब्वियसली एक बहुत दुख की बात है और उसको कोई जिसकी भरपाई भी नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, काम ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनियों को भी चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि वर्क लाइफ बैलेंस एम्प्लॉयज़ का बना रहे। ठीक है, और वर्क प्रेशर को, ये दोनों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए भी और एम्प्लॉयर्स के लिए भी, वर्क प्रेशर को इतना हावी ना होने दें कि वो ज़िंदगी पर भारी पड़ जाए। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको, कल को अगर मैं छोड़ देता हूं या कोई छोड़ देता है कंपनी को, कोशिश की जाएगी कि रिटेन किया जाए। नहीं रिटेन होते ना, 2 दिन नहीं लगेंगे कंपनी को नया फेस ढूंढने के लिए, रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए। फैमिली आपकी रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाएगी, आपकी फैमिली के लिए रिप्लेसमेंट आपकी इम्पॉसिबल है। ये आपको सोचना है कि कभी भी आप ऐसा कदम उठाएं उससे पहले ऑर्गेनाइजेशंस को सोचने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशन को सोचने की ज़रूरत है कि एम्प्लॉय को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। बॉसेस को ज़रूरत है। कई बार हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय की अंडर परफॉर्मेंस के या सपोजर अंडर परफॉर्मेंस के कुछ रीजंस हो सकते हैं। एचआर पॉलिसी अपनी जगह है, लेकिन अगर आप एक टीम लीड हैं तो आपको थोड़ा सा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। ये मुझे लग रहा है कि इस देश में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर। बहुत जो ये घटना हुई उससे दिल बहुत दुखी काफ़ी हुआ। आलोचना इनफैक्ट अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स हो रही है। अब अनुज यही है कि कंपनियां किस तरह का एक्शन लेती हैं टॉक्सिक वर्क कल्चर को ख़त्म करने के लिए और एम्प्लॉय राइट्स के फेवर में भी कुछ अगर बात उभर कर आए, क्योंकि अब तक EY की तरफ से बयान नहीं आया था, फिर इवेंचुअली उनके CEO की तरफ से बयान आया। लेकिन यू राइट कि इट नीड्स टू बी स्टेम्ड इन द बड, कि इससे पहले ये पानी सर से ऊपर ना निकले, उसके लिए एक्शन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, एंड ऑफ कोर्स हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस पूरे परिवार और उनके दोस्तों के लिए। इस बीच मार्केट पर वापस लौटते हैं। वीरू, निफ्टी जिस तरह से एक्शन दिखा रहा है, एक बार फिर 25,700 के बियॉन्ड जाता हुआ, इनफैक्ट डे हाई की तरफ अटेम्प्ट लगाएगा ऐसे लग रहा है। बिल्कुल हर्षदा, और बीते आधे घंटे में लीड, अगर आप बीते आधे घंटे की ओआई समरी को देखें ना, तो क्लियरली लैच ऑन बाजार ने मंडे के पर्सपेक्टिव से FMCG और डिफेंसिव्स पे किया है। आप ITC को देख लिया, आप HUL को देखिए, इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। जरा लेके आइए निफ्टी FMCG इंडेक्स, बीते 1 घंटे का जो टॉप ओआई गेनर, जो स्पेस है, जो शायद पॉसिबली अपने आप को मंडे के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो यही है। लेकिन इसमें भी मैं USL का जिक्र करना चाहूँगा, 1568, और दूसरी तरफ रखिएगा आप ITC भी प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को ऑल टाइम हाई पॉसिबली क्लोज के लिए। पहले तो रचना जी, इनफैक्ट सोनी जी, आपकी राय जानना चाहूँगा यूनाइटेड स्पिरिट्स पे 1568, आज 10 डेमा का लो रहा, जो क्लोज है वो ऑल टाइम हाई है। मैं इसकी ऑप्शन एक्टिविटी से काफ़ी इंप्रेस हूँ। सोनी जी, आपका टेक मंडे मॉर्निंग के लिए कोई क्योंकि फ्राइडे है, मैं अभी भी कैरी कर सकता हूँ कॉल, कोई कॉल का व्यू है आपका? सोनी जी नहीं, मेरे ख्याल से आवाज जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स राइट। सोनी जी, आपका व्यू? यस यूनाइटेड स्पिरिट्स। जी वीरेंद्र जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स में मुझे लगता है कि ये 1600 लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा जरूर, और क्लोज काफी स्ट्रॉन्ग दे रहा है। यहाँ पे 1580 कॉल ऑप्शन सितंबर सीरीज में भी आप ले सकते हैं, 11 रुपए 50 पैसे के करीब। 7 रुपए का स्टॉपलेस लगाइए, 16 रुपए और 20 रुपए के टारगेट्स हो सकते हैं। स्टॉक में 1540 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है,
होल्ड कीजिए स्टॉक को 1600 1620 टारगेट्स के लिए। ओके, तो बीते 20 मिनटों में अच्छा वेरिएशन। अच्छा, जब हम ट्रेड्स कैरी करने के मंडे मॉर्निंग के लिए पॉसिबली BTC ट्रेड्स में कवर हो जाएंगे, लेकिन एक स्टॉक जिस पर हम सुबह अनुज और मैं बात भी कर रहे थे कि 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, वो है इंडिगो। लेके आइएगा, इट्स 4863 डे हाई की ट्रजेक्टरी में आता हुआ और एग्जैक्टली इसने बेस बनाया 20 डे के आसपास। सचिन जी, आपका व्यू इंडिगो पर 4866 स्ट्रॉन्ग बाई इमर्ज हुई, वहाँ पर लॉन्ग वाइल्ड लोअर शैडो, आपका टेक इंडिगो पर? वीरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक नेगेटिव बायस लेके चल रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से डेटा आया था, यहाँ पर थोड़े से साइंस है कि प्रॉफिट बुकिंग के एंड 4800 का एक इम्पॉर्टेंट क्लस्टर सपोर्ट है जो इसने ब्रीच किया था। तो यहाँ पर फिलहाल तो लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाने की सलाह नहीं है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी 4872 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि एक वापस स्विंग बन सकता है ऑन द लोअर साइड टुवर्ड्स 4710 से लेके 4600 के आसपास का। तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी मुझे लग रहा है बिकवाली हावी हो सकती है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इनक्रेड एसेट मैनेजमेंट के फंड मैनेजर आदित्य सूद जुड़ेंगे। वेलकम बैक। इस हफ्ते का आखिरी आधा घंटा ट्रेडिंग के हिसाब से, और बात करते हैं अब हमारे साथ हमारे अगले गेस्ट जुड़े हैं इनक्रेड एसेट मैनेजमेंट के फंड मैनेजर आदित्य सूद से। आदित्य, गुड आफ्टरनून। आदित्य, क्या लग रहा है मार्केट में इस समय ये जो तेज़ी आ रही है, क्या आप थोड़ी डरा रही है या फिर सब ठीक है मार्केट में? आई थिंक सो। अभी जो लास्ट 2-3 दिन से हम जो तेजी देख रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें यूएस फेड का रेट कट अनाउंसमेंट का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। इनिशियली एक्सपेक्टेशन 25 बिप्स 25 बेसिस पॉइंट का ही था, बट 50 बेसिस पॉइंट। अब इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये भी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये हार्ड लैंडिंग या रिसेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है, बट एक चीज़ बहुत बहुत क्लियर है कि इमर्जिंग मार्केट में जब भी यूएस फेड एक रेट कट साइकिल एक स्टार्ट करते हैं, तो इमर्जिंग मार्केट सेंट्रल बैंक्स के लिए भी रेट काटना बहुत इजी हो जाता है। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि कौन सी इमर्जिंग मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि इमर्जिंग मार्केट फ्लो एक्सेलरेट होना चाहिए। एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि लास्ट 14 महीने से तकरीबन हमारा करेक्शन नहीं हुआ है मार्केट में, यूएस और इंडिया में। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाए एंड अर्निंग्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आगे मार्केट का ट्रेंड डिटरमिन करेगा। लास्ट 4 साल से हम अर्निंग्स ग्रोथ को एक्सेलरेट होता हुआ देख रहे हैं। ऑब्वियसली जो सेक्टर्स जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी मजबूत रहेगी, वो सेक्टर्स अच्छा करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो वही आदित्य जी, अब मतलब कुछ दिनों में हम शायद अब नंबर्स के लेके बात करना शुरू भी कर देंगे। अभी भी कंसिडरिंग नंबर्स, आपको जहां पर बाइंग का स्कोप नज़र आ रहा है, वो पॉकेट्स कौन कौन से इस बाजार में? उसमें सबसे पहला पॉकेट तो ऑब्वियसली कंजम्पशन का पॉकेट है। कंजम्पशन एज अ सेक्टर, काफ़ी सारे कंजम्पशन में ऐसे स्टॉक्स हैं जो पर्टिकुलरली स्टेपल कंपनीज हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर है। खास करके जो कंपनीज रूरल फेसिंग है कंजम्पशन में, वो कंपनीज हमें काफ़ी अच्छी लगती हैं। 4 से 5 साल तक अगर आप इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस चार्ट देखेंगे, ज़्यादा रिटर्न नहीं बना है सेक्टर में। लो यूनिट कंजम्पशन एक और कार्व आउट है इस सेक्टर का, जो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, जहाँ पे कंपनीज हैं जो कि लो यूनिट कंजम्पशन पे फोकस करती हैं। अब वो कैटेगरी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हो सकता है। वो कंपनीज, कुछ कंपनीज हैं जो फैंस बेचती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो कुकर जैसा एक बहुत ही साधारण सा
कंज्यूमर ड्यूरेबल बेचती है। तो लो यूनिट कंजम्पशन पे हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, बिकॉज अगर आप लेवल ऑफ इनकम देखेंगे और उस लेवल ऑफ इनकम को आप अर्बन और रूरल में डिवाइड कर देंगे, तो आप ये देखेंगे कि पोस्ट कोविड बहुत जगह वो उतनी रिकवरी इनकम में आई नहीं, और इलेक्शन के बाद स्पेशली गोल्ड प्राइस ऊपर जाने के बाद और रियल एस्टेट प्राइस साइकिल काफ़ी कंस्ट्रक्टिव होने के चलते हमें ऐसा लगता है कि रूरल कंजम्पशन काफ़ी अच्छा करेगा। इसमें ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल कंपनी स्पेशली टू व्हीलर्स, हीरो होंडा, बजाज ऑटो, ये सब कंपनीज ने बेनिफिट किया है बिकॉज ऑब्वियसली टू व्हीलर ग्रोथ इज बैक। बट बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पे अभी कंजम्पशन रिज्यूम हो रहा है। ऑब्वियसली QSR एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे कंजम्पशन ट्रेंड्स बहुत ही टिपिड रहे हैं। 2 या 3% का सेम स्टोर ग्रोथ नेगेटिव रहा है पास्ट में, तो हमें ऐसे लगता है कि कंजम्पशन एज ए कैटेगरी में रिबाउंड आना चाहिए। IT एक ऐसा सेक्टर है जो कि कंप्लीटली US पे डिपेंडेंट है और काफ़ी पेंट अप डिमांड हम लोग सुनते हैं कि इलेक्शन ईयर में टिपिकली आपका बहुत ही पोस्टपोनमेंट ऑफ बजट्स हो जाता है टिल द टाइम US इलेक्शन इज बिहाइंड अस। आई थिंक सो IT एज अ सेक्टर ठीक करेगा। एंड फार्मा में स्पेशली हेल्थ केयर में हमें हॉस्पिटल एज अ सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और हॉस्पिटल्स में भी ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो अंडर वैल्यूड हैं आज की डेट में, तो वहाँ पे हमारा फोकस है। ओके, तो ये फिलहाल कुछ बाकीट्स जहाँ पर इंटरेस्ट है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी आदित्य, आपका टेलीकॉम पर क्या रुझान रहेगा गिवन वोडाफोन के साथ जो हुआ, जहाँ पर AGR ड्यूज़ को रिकैलकुलेट करने की इजाज़त कोर्ट ने नहीं दी है। कल स्टॉक में भारी गिरावट देखी गई एंड द वेरी फैक्ट कि भारतीय और इसके साथ ही रिलायंस का जियो काफ़ी तगड़े कॉम्पिटिटर्स हमेशा से रहे हैं। तो एज ए निवेशक क्या इन स्टॉक्स में, स्पेशली फॉर अ स्टॉक लाइक भारती जो 1700 एंड बियॉन्ड ट्रेड कर रहा है, अभी भी मौके होंगे नए निवेश की, नए खरीदारी की? देखिए, टेलीकॉम को अगर आप एक डिफेंसिव सेक्टर से की नज़र से देखेंगे तो वो सेक्टर काफ़ी डिफेंसिव है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आरपू आज बढ़ने के बाद भी थोड़ा बहुत जो आरपू अभी बढ़ा है, जो हमने देखा है टेलीकॉम कंपनीज में, उसकी वजह से जो रीरेटिंग हुआ है, यहाँ से आरपू बढ़ने का बहुत स्कोप है सेक्टर में, बिकॉज इंडिया इस आरपू ग्रोथ के बाद भी इट इज़ अ मार्केट जहाँ पे हमारा आरपू अभी भी इमर्जिंग मार्केट में नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से कम है। सो यहाँ पे आरपू बढ़ने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। सेक्टर में एक हिस्टोरिकली एक बैंकरप्सी रिस्क रहा है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि टेलीकॉम सेक्टर में विकेट कर चुकी हैं स्पेस। तो हमारा फ्रेमवर्क यही रहा है कि हम लीडर के साथ रहना चाहेंगे, अब चाहे वो भारती हो चाहे वो जियो हो। आइडिया हमने अभी तक अवॉइड किया है, बट इस टेलीकॉम सेक्टर को प्ले करने के लिए एक इंटरेस्टिंग डेरिवेटिव है जो कि टेलीकॉम नेटवर्किंग इक्विपमेंट कंपनीज है या ऑप्टिक फाइबर केपेक्स से जो कंपनीज बेनिफिट करती हैं। तो हम उन कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं बिकॉज वहाँ पे केपेक्स की जो ट्रैजेक्टरी है वो इन कंपनीज के लिए बहुत मैसिव ऑर्डर बैकलॉग प्रोवाइड कर रही है और वो अपॉर्चुनिटी बहुत मैसिव है हमारे व्यू में। तो वहाँ पे फिनोलेक्स केबल, तेजस नेटवर्क्स, पॉलीकैब, इन सब कंपनीज की ऑप्टिक फाइबर कैपेसिटी है ही है। HFCL ऑब्वियसली इज वन ऑफ द प्लेयर विच इज ऑल्सो प्रेजेंट, जो वहाँ पे बेनिफिट कर सकता है। तो टेलीकॉम को आपको लीडर के साथ रहना है सेक्टर में, और अगर आप डेरिवेटिव में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ऑर्डर बैकलॉग पे फोकस करना है। अच्छा सूद साहब, हमने बात की मतलब अर्निंग्स के आधार पे कि कहाँ कहाँ स्पेस हमें नज़र आ रहा है। एक चीज़ जहाँ पे अभी शायद आपको अर्निंग्स में चेंज नज़र नहीं आएगा, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आएगा, शायद आपको मार्केट सेंटिमेंट और मार्केट डायनामिक्स बदलने का थोड़ा सा सेंस लेते हुए शायद कॉल लेनी पड़ी। उसमें शायद केमिकल सबसे ऊपर आते हैं। इस पर आपका ठीक क्या है? केमिकल्स को अगर आप कोविड के बाद एनालाइज करेंगे इस सेक्टर को, तो
केमिकल कंपनीज का जो वैल्यूएशन था वो एफएमसीजी कंपनीज की तरह हो गया था। बहुत सारी कंपनीज 10 टाइम सेल्स पे ट्रेड कर रही थी। तो हमने उस टाइम पे यही व्यू लिया था कि ये सिक्लिकल सेक्टर है और ये सस्टेनेबल नहीं है, ये 10 टाइम अर्निंग्स पे सेल्स पे ट्रेड करना। अभी काफ़ी मॉडरेशन हो गया है केमिकल कंपनीज में, खास करके एग्रोकेमिकल्स एज अ सेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि एक डीस्टॉकिंग इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग साइकिल है ग्लोबली एग्रोकेमिकल्स में। केमिकल्स में आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है जहाँ पे कंपनीज की केमिस्ट्री अलाइंड है टू एरियाज जहाँ पे एक नॉवेल्टी है, नॉवेल्टी फैक्टर है। जैसे कि आपका कुछ कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एज अ केमिकल प्रोवाइडर अप्रोच कर रहे हैं। सो हमें ऐसा लगता है कि आपको केमिकल में केमिस्ट्री बाय केमिस्ट्री कंपनीज को इवैल्यूएट करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा सेक्टर है। एग्रोकेमिकल में ऑब्वियसली कंपनीज जो मार्केट लीडर है, तो हमारा फ्रेमवर्क यही बोलता है कि हम उन कंपनीज को तब खरीदे, बेस्ट कंपनी सेक्टर में तब खरीदे जबकि हेडविंड है। तो जैसे कंपनीज अतुल लिमिटेड है या पीआई इंडस्ट्रीज है, वो हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं फ्रॉम अ स्टॉक इवैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि ये डाउन साइकिल में है और जब मार्केट शेयर कंसोलिडेट होता है किसी सेक्टर में और जब नए लेवल की तेजी आती है तो लीडर बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। लीडर्स की हम बात करें तो एक आईटी स्टॉक्स की लीडरशिप पर मैं आपकी राय लेना चाहूँगी, गिवन दैट वो रेट कट आ चुका है और आगे 2 और आ सकते हैं। क्या आपको लग रहा है ऑर्डर फ्लोज अब ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे इन कंपनियों के लिए? क्योंकि अब तक जो कमेंट्री थी वो काफ़ी स्किटिश थी, काफ़ी सर्कमस्पेक्ट थी। क्या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आदित्य? क्या उस पर बैंक किया जाए? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो वैल्यूएशन का पहलू है। आईटी बहुत ही डिफेंसिव सेक्टर रहा है। अगर आप एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग स्टैंड पॉइंट से पूछेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि वैल्यूएशंस आज काफ़ी रीजनेबल है लुकिंग एट अदर सेक्टर्स। सो एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि इसमें रुपी डॉलर का बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी भी आईटी कंपनी में, बिकॉज जनरली ये सेक्टर डिफेंसिव सेक्टर है। तीसरा पहलू इसमें रिकवरी इन यूएस है, वो बहुत बड़ा पहलू है। और चौथा पहलू इसमें जो हमें इवैल्यूएट कर रहे हैं हम बहुत इंट्रिकेटली, वो ये है कि कौन सी कंपनीज हैं जो कि एआई मार्केट लीडर्स के साथ में अलाइंड है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट अच्छा कर रहा है, तो कौन सी इंडियन कंपनीज है जो माइक्रोसॉफ्ट के ग्लोबल एजेंडा के साथ अलाइंड है। सो आईटी में बहुत रैपिडली मार्केट शेयर गेन और लूज होता है ग्लोबली। सो हमारा फोकस उन्हीं कंपनीज पे है जो कंपनीज ऑलरेडी अच्छा कर रही हैं और उस पे जब टेलविंड आएगी तो वो कंपनीज बेटर करेंगी। हमें ऐसे लगता है कि ये जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है ये 3 से 4% की ट्रैजेक्टरी में फॉर लार्ज कैप आईटी कंपनीज जा सकती है। और मिड कैप आईटी कंपनीज जब सेक्टर रिबाउंड करता है तो वो ज़्यादा रिटर्न देती है लार्ज कैप आईटी कंपनी से, बिकॉज उनका डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 6 से 8% के बीच में रह सकता है। ओके सो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुल की बात हुई आपसे हर सेक्टर पे और आपने इनफैक्ट सेक्टर्स का आकलन करते करते कंपनियों पर भी अपनी राय खुल के दी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। और निफ्टी देखते देखते जाइए। निफ्टी एट ऑल टाइम हाई 259794, एक इंट्राडे डिप आया बट बहुत शानदार तरीके से उसको अगर आप देखें बाय किया गया और 53,765 पे निफ्टी बैंक अब लगभग 70 अंकों के फ्रैक्शन से जो डिप आया डिफरेंशियल क्रिएट कर दिया। अनुज, दोनों ही इंडस्ट्रीज ऑल टाइम हाई पे और निफ्टी आईटी में भी रिकवरी 250 अंकों पर निफ्टी आईटी। मंडे मॉर्निंग के लिए अप्रोच क्या रहेगी, क्या करें? वीरो देखिए, वही अप्रोच है, सावन के अंधे को हरा ही दिखाई देता है। मुझे तो सिर्फ लॉन्ग दिखाई देता है इस मार्केट में और मैं तो फिर कहूँगा लॉन्ग कैरी करिए, निफ्टी लॉन्ग कैरी करिए, बैंक निफ्टी लॉन्ग कैरी करिए। और देखिए, डरिए मत इस मार्केट में, डर के आगे जीते। ये वाकई में इस मार्केट में बड़ा पैसा आपका तभी बना है अगर आपने डर को छोड़ा है तो। और बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करने की जल्दबाजी मत करिए। मतलब कितने लोगों ने इतनी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया। सोचिए, आपने अगर लास्ट थर्सडे को प्रॉफिट बुक कर लिया तो कितनी बड़ी रैली आ गई और आज फ्राइडे को फिर इतनी बड़ी रैली आ गई। तो ये मार्केट कुछ कह रहा है आपको। ये मार्केट में वीरू एक फ्रेश तेज़ी की शुरुआत है, एक नई तेज़ी की शुरुआत है ये। और नई तेज़ी जब भी हो वो चलती है लंबी। और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है। लगातार ये बात हो रही है
ऑल टाइम हाई हिट हुआ और आज जो प्राइस पैटर्न है ऑल टाइम हाई के ऊपर हम ना सिर्फ टिके बल्कि उसके ऊपर क्लोज हो रहे हैं और पूरा दिन हमने उसके ऊपर ही स्पेंड किया है। बस बीच में एक हल्का सा नॉक आया था, ये आपको बता रहा है कि अब और 1,500-2 हज़ार पॉइंट की तेज़ी बैंक निफ्टी में आ रही है। और जो भी आप पोजीशन ले रहे हैं, बैंक निफ्टी रख दीजिए साइड में, जो भी आप पोजीशन ले रहे हैं उसमें आज के लो का एक स्टॉप लॉस रखें, निफ्टी पर भी और बैंक निफ्टी पर भी। और इस मार्केट से अब आपको स्टॉप लॉस ही निकालेगा, खुद डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखें। ओके, निफ्टी और निफ्टी बैंक पर क्या करना है आपको बखूबी मालूम चल गया होगा, अप्रोच क्या रहेगी और लॉन्ग्स को कैरी करना है। थोड़ा सा अगर आप देखें तो रिस्क लेना है, बट उस रिस्क की तुलना में बाजार रिवॉर्ड आपको अपेक्षाकृत बहुत अच्छा दे रहा है। निफ्टी एट ऑल टाइम हाई, निफ्टी बैंक वाकई अब 54,000 की दहलीज को दस्तक देता हुआ आपकी स्कीम पे मैं स्कॉट्स लेके आऊँगा एक बार 6.5% ऊपर आज का टॉप गेनर और डेरिवेटिव्स का। मेरे ख्याल से ये राजेश सतपुते जी की कॉल थी, एक काम करते हैं उन्हीं से शुरुआत करते हैं। राजेश जी, मेरे ख्याल से स्कॉट्स सुबह आप ही का ट्रेड था पोस्ट ओपनिंग, बताइए BTST ट्रेड में क्या कैरी कर रहे हैं आप मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी देखिए, मुझे लगता है कि BTST में अगर आपको कुछ लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉट्स मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया ट्रेड था। इसका टारगेट देखिए वीरेंद्र जी 4,200 का लगता है, तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो बने रहे 4,000 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है ऑटो में ही थोड़ा सा ट्रैक्शन रहेगा, तो अगर आप कुछ लेके जाना है देन आई वुड लाइक टू फोकस मोर ऑन मारुति ऑल्सो, क्योंकि इसका डेली चार्ट बढ़िया है। हालांकि थोड़ा जो विप्सॉ लगा था, जो निफ्टी का जो फॉल था 200 पॉइंट, उसकी वजह से थोड़ी सी चार्ट डिटोरिएट हुए, तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखेंगे हम 12,450 का, और मारुति का जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 12,850 से लेके 13,000। तो मुझे लगता है मारुति में मोमेंटम अच्छा रहेगा। मारुति मोमेंटम अच्छा। मानस, आप क्या कैरी कर रहे हैं मंडे के लिए? तो देखिए, मंडे के लिए अदानी इंटरप्राइजेस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखिए तो रिकवरी में 200 मूविंग एवरेज रिगेन हो गया आज, तो अदानी इंटरप्राइजेस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 2979 के रहेंगे, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, और 3075 फ्यूचर में आप टारगेट सेट कर सकते हैं अदानी इंटरप्राइजेस के फ्यूचर में। अगर चाहें तो 3,000 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 38-39 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 24 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 75 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो ये अदानी एंटरप्राइजेस का एक ट्रेड का मौका। रचना जी बताइए आपका ट्रेड। जी, मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा दैट इज DLF की फ्यूचर्स। DLF की फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे एंड BTST के हिसाब से इसका 885 एंड 890 का टारगेट लगाएंगे, 870 का स्टॉप लॉस होगा। बट यहाँ पे BTST के अलावा भी देखना चाहिए, अगर आने वाला टाइम इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव के लिए होने वाला है, रेट कट का एनवायरनमेंट होने वाला है, तो दिस आल्सो हैज अ चार्ट सेटअप व्हिच इज वेरी पॉजिटिव फॉर पोजिशनल एंगल। ओके, DLF 877 पे आपका बाय ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए। सोनी जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, यहाँ पे मैं ट्रेंड पे कंटिन्यू करना चाहूंगी, जो आज ओपनिंग पे पिक दिया था उस पे BTST कंटिन्यू करना चाहूंगी। काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आ रहा है, 76-7650 टारगेट के लिए ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। 7400 स्टॉप लॉस पे अभी ट्रेल कर दीजिए। ओके, अमित जी आपकी ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए? जी, अनुज जी, इस समय हैवेल्स में काफी क्लीन ब्रेकआउट नजर आ रहा है। स्टॉक ने 3 से 4 दिनों का कंसोलिडेशन दिया था और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने हैं। 2047 का इसका लगभग प्राइस है, 2020 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 2100 एंड 2120 के। ओके, तो ये सारे आपके लिए ट्रेड्स, इनफैक्ट हेवल्स और DLF 2 दफ़ा आपने सुन लिए हैं इस कार्यक्रम के दौरान। पहले बातचीत हुई थी और अब दोबारा विजिट कर रहे हैं उन ट्रेड्स को। चलिए, अब डीलिंग रूम में क्या फिलहाल चर्चा हो रही है, खासतौर से आज के बड़े एक्शन के बाद और एक वीकेंड से पहले? यतिन बताइए। तो जो डीलिंग रूम है, जैसे अनुज कह रहे थे कि देखिए मार्केट थोड़ा कंफ्यूज था, 2 दिन लगातार आपने एक बाजार में वॉलेटिलिटी देखी। आज भी बाजार का सत्र जो वॉलेटाइल हो रहा था, लेकिन PSU स्टॉक्स में फिर से एक बार आप एक रिन्यू ट्रेंड देख रहे हैं। एक बड़े करेक्शन के बाद PSU डिफेंस स्टॉक्स में आज फिर से एक बार जान आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक स्टॉक है ऐसा जहां डिलीवरी बेस्ड बाइंग आपको दिख रही है बहुत सारे HNI डेस्क्स पे। इनफैक्ट ट्रेडिंग के लिहाज से भी डीलर्स यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि 4350 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 2 से 3% की अपटिक वाला ट्रेड यहाँ डीलर्स चुन रहे हैं और सिलेक्टिव PSU डिफेंस स्टॉक्स खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स में से सन फार्मा एक स्टॉक है जहां डीलर्स अक्टूबर सीरीज के हिसाब से खरीदारी करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। उनको लगता है 1900 तक के टारगेट्स हाई लेवल पे आ सकते हैं और BTST के लिहाज से भी यहां डीलर्स अपने क्लाइंट्स को ट्रेड सुझा रहे हैं। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय
मूव्स अच्छे आ रहे हैं। एक बार जरा लुपिन का चार्ट देखते हैं। लुपिन में ये जो करेक्शन आ रही है इसको कैसे अप्रोच करें रचना जी? लुपिन पर क्या व्यू होगा? जी, जहाँ तक लुपिन की बात है, लुपिन में ये जो प्राइस एक्शन दिख रहा है एज ऑफ नाउ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन ऑन द डाउन साइड, और यहाँ पे सपोर्ट मेरे हिसाब से इमर्ज होगा तो दैट विल बी ओनली अराउंड 2100, तो 2100 के नंबर के आसपास से सपोर्ट दिखेगा एंड नॉट बिफोर दैट। तो यहाँ से 40-50 रुपीस का फर्दर डाउन साइड अवेलेबल है, शॉर्ट साइड पे प्ले कर सकते हैं। अगर रैली मिलेगी तो वो सेल ऑन रैली होना चाहिए। ओके, ल्यूपिन 2149 पे रिट्रेसमेंट इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे अच्छा काम करते हैं। एक ट्रेड रह गया है अभी, BTST ट्रेड राजेश अग्रवाल जी का, या फिर हल्का सा स्लाइटली अगर आप देखें नेक्स्ट वीक के प्रोस्पेक्टिव से कोई ट्रेड हो सकता है तो राजेश जी क्या पिक करेंगे आप? राजेश अग्रवाल जी। वीरू जी, EID पैरी के साथ जाना चाहूंगा। 14,800 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, और इसमें जो कोरोमंडल की होल्डिंग है वही इससे ज्यादा की है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट फ्री में मिल रही है, जिसमें 40,800 टन पर केन्स पर डे क्रशिंग की कैपेसिटी है, 140 मेगावाट का पावर है, 417 के LPD की डिस्टिलरी है, और सारे ही डिविजन्स जो बहुत अच्छे चल रहे हैं। आने वाले दिनों में मार्जिन प्रोफाइल में सुधार होगा, और जो एथेनॉल की काबिलियत चल रही है उससे शुगर को फायदा तो है ही। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, न केवल शुगर का प्ले है बल्कि कोरोमंडल के कारण से फर्टिलाइजर का प्ले भी है। आने वाले दिनों में 950 के टारगेट इसमें बिल्कुल आ सकते हैं। ओके, EID पैरी आपकी एक फंडामेंटल बाय कॉल फॉर नेक्स्ट वीक 833.90 पे जाके ट्रेड करता हुआ। थोड़ी मार्केट ब्रेथ दिखाते हैं, उसके बाद आपको डेरिवेटिव बैन का अपडेट दिखाएंगे। लेकिन ब्रेथ कैसी रही आज? अच्छा, मैं एक बार ब्रेथ से पहले आप जरा ICICI बैंक का चार्ट लेके आइए। करियर हाई पे क्या शानदार तेजी, 1345, बहुत अच्छा अगर आप देखें इसका पार्टिसिपेशन था आज। मीनवाइल आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग्स 52, शॉर्ट कवरिंग 70 में, 27 में शॉर्ट, और शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा लगभग 30 में था। आइए देखते हैं स्लाइड्स वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉन्ग बिल्डअप हुए आज। सबसे ऊपर कौन कौन था परसेंटेज के हिसाब से, जहाँ पे आज लॉन्ग गए हैं मंडे मॉर्निंग के लिए। इस क्रम में सबसे ऊपर रहा आज एस्कॉर्ट्स कुबोटा, आज की सबसे शानदार कॉल। आज ऑटो में लगभग 10:30 पे जो मूव शुरू हुआ वो आखिरी तक कायम रहा। एस्कॉर्ट्स कुबोटा, M&M, DLF, JSW स्टील और टर्न फार्मा, ये कुछ काउंटर्स जहाँ पे अच्छा मूव आया, लॉन्ग बिल्डअप रहा। सेकंड स्लाइड में आएगी शॉर्ट कवरिंग। BHL में, गोदरेज प्रॉपर्टीज में आज कैपिटल गुड्स पे शॉर्ट कवरिंग थी। बाकी अदानी एंटरप्राइजेस, इन्फो एच, ABB, BHL और ABB दोनों सेम स्पेस से आज अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड में शॉर्ट बिल्डअप ग्रासिम, मुथूट फाइनेंस और विंडो फार्मा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कल तक काफ़ी चल चुका था, लेकिन फार्मा मोटे तौर पे अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स आज बैकफुट पे थे। और लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स कहाँ, जहाँ पे कैश में कन्वर्ट हुआ। UBL 2 दिन से टॉप गेनर्स की श्रेणी में था, आज बैकफुट पे। लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। AB फैशन, कॉनकॉर, इप्का लैब और SBI काउंटर्स वो ऐसे काउंटर्स जो कि आज बैकफुट पे रहे। अनुज। बिल्कुल वीरू, और अब आते हैं बैन अपडेट पर। और वोडाफोन आइडिया तैयारी कर रहा है बैन में आने की। जी हाँ, एक्सपायरी वीक में वोडाफोन आइडिया बैन में शुरुआत करेगा। 100% पोजीशन यहाँ पर। पिरामल एंटरप्राइजेस में 99% पोजीशन, ABFRL में 96% पोजीशन है। तीनों स्टॉक्स बैन में जाने को तैयार। बैन से बाहर कौन से स्टॉक्स आ सकते हैं? बॉर्डर लाइन केसेस हैं दोनों। RBL बैंक जहाँ 80% और बिरला सॉफ्ट जहाँ पर करीब 78% पोजीशंस हुई हैं। एक बार अब लेकर आइए आप जरा निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का चार्ट लेकर आइए। देखिए हर्षदा, अब हम 400 पॉइंट ऊपर हैं। अब सबसे ज़्यादा फ़ायदा कमाया होगा कल, अगर आपने उस जो वो कन्विक्शन कॉल मैंने लिया था कि अब क्लोजिंग अच्छी लग रही है, और अब आप यहाँ पर BTST करके जाइए, और पूरे दिन अगर आपने वो हिम्मत रखी होती। अच्छा, अगर आपने कल लिया होता ना, उससे एक एडवांटेज था, वो जो आज बीच में 1 बजे का नॉक है ना, उसमें भी आप टिके रहते। अगर आपने आज इंटरडे में लिया होता तो वो आप निकल गए होते उसमें से, लेकिन अगर आपने कल लिया होता तो आप उसमें से बने रहते। इसके लिए ज़रूरी था कि कल अगर आपने उस पर एक्ट किया होता तो। क्लोज अच्छी है, मैं तो कहूँगा निफ्टी की भी क्लोज अच्छी है। अग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो अब आप लॉन्ग कैरी करके जाएं। निफ्टी ने हमारे उस लेवल को नहीं ब्रीच किया जो हम बात कर रहे थे, 25,250 उसको ब्रीच नहीं किया हमने। कल बहुत लोगों ने मुझे एक सवाल पूछा कि क्या बैंक निफ्टी में कल डबल टॉप लगा। डबल टॉप जब बनता है ना मार्केट में, टॉप से रिएक्शन जो है वो वायलेंट होता है।
तीसरी बार इतिहास में बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर बंद हुआ। इससे पहले सिर्फ 2 बार ऊपर बंद हुआ था 53,000 के, एक दिन तो जिस दिन इसने ऑल टाइम हाई लगाया था और एक उसके अगले दिन। ऑल टाइम हाई 4 महीने बाद आप जब रिविजिट करते हैं, पहला टेस्ट हमेशा अनसक्सेसफुल होता है। कारण जो भी लॉन्ग है सबने एल्गो ट्रेड्स ऑर्डर लगाए हुए होते हैं कि यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, इसके लिए वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है पहली बार में। सेकंड टेस्ट सक्सेसफुल होता है। अगर सेकंड टेस्ट इसका हुआ तो वो मुझे लग रहा है कि फिर आप उसको क्रॉस करेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर लिया और उसके ऊपर आप टिक गए एक बार के लिए, 2000 पॉइंट और ओपन हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। मेरा व्यू ये है कि निफ्टी में अभी भी बड़ा ट्रेंड इंटैक्ट है और वो जो मेरा 27272 का टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है, वो मेरे ख्याल से आना चाहिए। बेस केस मेरा ये है कि ये साल जो है 2024 इसमें हम एंड करेंगे 27272 के ऊपर। एक रिस्क जो मार्केट में खुल रहा है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो है स्टेट इलेक्शंस का रिस्क। तो क्या अप्रोच ली गई, उस अप्रोच के तहत कितना मुनाफा आपके पास पड़ा होगा? आज हम ऑल टाइम हाई पे, ये समृद्धि का सूचकांक आज अपने करियर हाई पे 25,790 पे। और अभी काम करते हैं, थोड़ा सा आपका मनोरंजन भी कर देते हैं इस के बाद। अब राजेश अग्रवाल जी हैं और मूवीज़ की बात ना हो, और वो भी शुक्रवार को, ऐसा हो नहीं सकता। राजेश जी ये बताइए, आज सिनेमा घरों में या फिर OTT प्लेटफॉर्म पे क्या क्या आ रहा है आज? इस हफ्ते ठंडा है थोड़ा वीरू जी, क्योंकि जो आ रही है बहुत छोटी बजट की लाइनअप है। श्राद्ध के पीरियड्स में अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई बड़ी पिक्चरें आती थी, तो ठंडा ही है। जो पिछले हफ्ते की पिक्चर थी उसमें बकिंगम मर्डर्स देखेंगे तो वो बहुत बुरी तरीका से टूटी है। अभी भी स्त्री का ही बोलबाला है और उम्मीद है कि आपने पूरी कर ली होगी जो पिछले हफ्ते आपने कहा था। है नहीं, स्त्री तो मैं OTT पे देखूंगा। नहीं, मेरे घर में कंसेंसस नहीं बन पा रहा ना जाने का, उसमें चक्कर ये है। बाकी OTT पे कौन कौन आएगा इस बार? OTT पे राजेश जी क्या है इस बार नया? मेरे को ऑडियो नहीं मिल रहा राजेश जी का। आ रहा है ऑडियो नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हुई है एकदम से। राजेश जी का ऑडियो नहीं आ रहा, गायब हो गया। ओके बिरू, लेकिन दिक्कत क्या है, 99 रुपीज़ में फैमिली में कंसेंसस नहीं भी बन रहा तो अकेले जाके देखाइए। वो हॉरर फिल्म है ना, सेमी हॉरर। वीरू को डर लगता है, कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए। हॉरर कॉमेडी है वो। नहीं 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 नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। मुझे डर लगता है कि मेरे घर में बाकी जनों को डर लगता है। नहीं, और अकेले देख के जो ऐसा कैसे कर सकते हैं अनुज, है ना? अकेले सिनेमा देखना तो बस वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो तो वो हॉरर से कभी ज़्यादा वीरू हॉरर है वो। कोई फिल्म अकेले देखी नहीं है आपने? मैं तो बहुत देखता हूँ। मैंने भी बहुत देखी। मैं तो बहुत देखता हूँ अकेले। मतलब मैं तो कितनी बार मैं तो अकेले। और वैसे भी कई क्या होता है ना, कई बार फिल्में ऐसी होती हैं जो मतलब फैमिली देखना नहीं चाहती। अब जैसे एक पिक्चर आई थी डैंगो अनचेंज्ड, वो मुझे इतनी अच्छी लगी थी, मैं 4 बार देखा था उसको हॉल पे, और 4 बार अकेला गया था। तो इसके लिए तो ये सब ठीक है। एक US में फिल्म आई थी, हॉरर फिल्मों की बात हो ही रही है, तो जैक निकल्सन की आइकॉनिक फिल्म थी द शाइनिंग। उसके बारे में कहते हैं कि उस फिल्म को देखने के बाद आपका वेट 300 ग्राम कम हो जाता है। वो आप इतना डर के पसीने छूटते हैं आपके उस चक्कर में। ये अच्छा है ना, जिम में अगर टारगेट्स नहीं मीट नहीं तो शाइनिंग 4 दफा देख लो। शाइनिंग वीरू देखना, शाइनिंग द शाइनिंग। अच्छा, जैक निकल्सन ने जो काम किया है 1980 की फिल्म है जैक निकल्सन की। मेरे ख्याल से एक वो वाली मूवी इनकी और एक एज गुड एज इट गेट्स, वो मतलब आई थिंक 2 ऑल टाइम आइकॉनिक मूवीज थी अपार्ट फ्रॉम डिपार्टेड। खैर शुरू करेंगे तो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये द शाइनिंग है, बहुत ही शानदार फिल्म थी, बहुत शानदार फिल्म। अमेजॉन प्राइम पर आप उसको रेंट कर सकते हैं वीरू। एक दिक्कत ये हो गई कि ये सारी की सारी मूवीज़ ना अब आपको रेंट करनी पड़ती हैं। अगर आपके पास मेंबरशिप हो तब भी आप नहीं देख सकते, तब भी आपको रेंट पे देखनी पड़ती है। या एप्पल टीवी, अगर आपके पास एप्पल है तो एप्पल टीवी पे देख सकते हैं आप, अगेन रेंट करके। मैं देख रहा हूँ इमेजेस, आज ट्राई करते हैं इसको, अगर टाइम मिलेगा तो ट्राई करते हैं। अच्छा, अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। अग्रवाल जी बहुत संक्षेप में OTT पे क्या था इस बार? अच्छा चलिए, कनेक्ट नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, छोटे अब इस डिस्कशन को ही समाप्त करते हैं और एक काम करते हैं, बस आपको जरा एक बार इंडेक्सेस दिखा के। बट
एक बार वो भी कॉल लेके आइए जो इस कार्यक्रम में दी गई थी, मतलब बीते 1.5 घंटे में। हेवल्स, HUL, SBI लाइफ और एस्कॉट्स, और इनफैक्ट एक ट्रेड और था मेरे ख्याल से जो कि बहुत अच्छा गया इस कार्यक्रम में, वो था कोल इंडिया। ये 4 ट्रेड्स इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे गए, और ये लीजिए 25,812 पे हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए। अनुज, मतलब एक और, मतलब 800 के ऊपर ऑलमोस्ट सब सेटल होने की तैयारी करते हुए। अनुज, ओ बिल्कुल वीरू, 25,800 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है, 84,500 के ऊपर सेंसेक्स बंद हो रहा है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 54,000 की दहलीज पर आकर बैंक निफ्टी टिक गया है, और मिड कैप इंडेक्स इतिहास में पहली बार 60,000 के ऊपर बंद हो रहा है। मतलब एक जिसे कहते हैं ना, रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब द मार्केट, ये वो वाली मार्केट है। मिड कैप में देखिए लास्ट के 10 मिनट में क्या तेज़ी रही। अच्छा, मिड कैप में पिछले 3-4 दिन से थोड़ा सा मुनाफा वसूली के साइन आ रहे थे, लेकिन आज तो क्या शानदार मोमेंटम टुवर्ड्स द एंड आया मिड कैप इंडेक्स में भी। बहुत शानदार दिन मार्केट के लिए, बहुत शानदार हफ्ता। और इस हफ्ते अगर आप देखें तो निफ्टी करीब 1.8% ऊपर रहा इस हफ्ते। मिड कैप इंडेक्स आज की बड़ी रैली के बावजूद हफ्ते में 0.5%। ये आपको बता रहा है किस तरीके के उससे पहले मिड कैप इंडेक्स में जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी, कि आज के इतने बड़े मूव के बाद भी मिड कैप इंडेक्स सिर्फ 0.5% ही ऊपर बंद हो रहा है। लेकिन आज ये इस हफ्ते का क्लियर कट जो स्टार था वो था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इस हफ्ते 0.4% ऊपर था, और विद इन दैट निफ्टी प्राइवेट बैंक पूरे 4% ऊपर था। 4% निफ्टी प्राइवेट बैंक ऊपर था। निफ्टी बैंक करीब 3.9% ऊपर था। निफ्टी रियल्टी में अच्छे मूव आए, पावर इंडेक्स में अच्छा मूव आया। सिर्फ एक आईटी को छोड़ दें, आईटी ने इस वीक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म जरूर किया। आईटी इस वीक करीब 2.6% नीचे रहा, तो निफ्टी आईटी 2.6% नीचे रहा। ऑयल एंड गैस वो थोड़ा सा नीचे रहा, करीब 2% के करीब नीचे ऑयल एंड गैस इंडेक्स रहा। और उसके अलावा PSU इंडेक्स, वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई इस हफ्ते, बट अदरवाइज़ एक बहुत शानदार हफ्ता। चलिए वॉल पर चलते हैं और देखते हैं इस मार्केट की क्लोजिंग को। ये है आपके लिए रेट्स। निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर 25,818 पर। निफ्टी बैंक 900 पॉइंट ऊपर 53,900 पर। निफ्टी आईटी 327 पॉइंट ऊपर। मिड कैप इंडेक्स ऊपर। सेंसेक्स 1400 पॉइंट ऊपर 84,600 पर। स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर 1% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में क्लियरली आपको दिखाई देगा यहाँ पर। कुल मिलाकर एक बहुत शानदार स्क्रीन अक्रॉस द बोर्ड। आज ग्रीन ही ग्रीन है, आपको आज रेड दिखेगा ही नहीं, सिर्फ वो डिक्लाइन का क्योंकि कलर रेड है इसके लिए रेड है, अदरवाइज सब कुछ ग्रीन में है। सेक्टोरल हीट मैप देखिए, आज सेक्टोरल हीट मैप में भी सब कुछ ग्रीन में था। और एक इंडेक्स तो हमने डिस्कस किया ही नहीं बहुत ज़्यादा, हर्षदा, कैपिटल गुड्स इंडेक्स 2% ऊपर था। ये लास्ट में का कमाल था। लुक एट रियल्टी इंडेक्स 4% इंडेक्स ऊपर था। रियल्टी इंडेक्स, फाइनेंशियल 2%, निफ्टी बैंक 0.2%, मेटल्स 0.2%, FMCG 1.5%, PSU इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर। IT इंडेक्स भी गेंस के साथ बंद होता हुआ। शानदार मूव्स इस समय सारे के सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस में। चलिए अब हीट मैप देखते हैं निफ्टी का। सबसे ऊपर महिंद्रा एंड महिंद्रा। लुक एट दैट मूव इन महिंद्रा एंड महिंद्रा। और एक बार ICICI बैंक का मूव देखिए, 5% ICICI बैंक। मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कब ICICI बैंक में इस तरीके के मूव्स आए हो। 5% ऊपर। JSW स्टील, लार्सन एंड ट्यूब्रो, भारती एयरटेल, कोल इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक। भारती एयरटेल कल के हाइस के ऊपर बंद हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अदानी पोर्ट्स, आयशर मोटर्स, नेस्ले, अदानी एंटरप्राइजेस, लीवर, मारुति, SBI लाइफ, टेक महिंद्रा, BPCL, अक्रॉस द बोर्ड बहुत शानदार तेज़ी। HDFC लाइफ, HDFC बैंक 0.2%, HDFC बैंक ऊपर था आज। रिलायंस ऊपर था आज। ये सारे स्टॉक्स ने जोश भरा। उसके अलावा DVs, बजाज ऑटो, इन्फोसिस अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी। सिर्फ 2 स्टॉक्स थे जो थोड़ा सा डाउन थे। एक था आपका ग्रासिम जो करीब 2.25% नीचे था, और उसके बाद था SBI जो करीब 1% नीचे था। लेकिन हफ्ते की क्लोज बहुत ही शानदार होती हुई, और अब अगले हफ्ते की तैयारी करेंगे। और वीकेंड प्लान्स क्या हैं जरा एक बार जान लेते हैं। वीरू, क्या प्लान है वीकेंड पे वैसे? रेस्ट अनुज, घर पे रेस्ट। और मुझे एक मूवी निपटानी है, वो बताऊंगा देखने के बाद आपको। ये नहीं देखनी। कंसेंसस बन गया जो आपने बताई है ना, ये कौन सी, ये नहीं देखनी। अच्छा ठीक है। हर्षदा, आपका क्या प्लान है वीकेंड का? नो, कुछ ज़्यादा प्लान है नहीं, बट मैं देख रही हूँ वो 99 रुपये में कौन सी फिल्म देखी जा सकती है। ओके। और मैं बता देता हूँ, ये मेरे लिए चैलेंज है कि क्या मैं घर पे रह पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मैं
या मुंबई में रह पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं आई थिंक पिछले 10 या 12 वीकेंड में कोई एक वीकेंड नहीं रहा जिसमें मैंने ट्रैवल ना किया। हाँ। तो मैं इस बार बस ये होप कर रहा हूँ कि मैं मुंबई में रहूँ और हो सके तो घर पे रहूँ और थोड़ा फैमिली को टाइम दे पाऊँ। होपफुली अगर वो हो जाएगा तो अच्छा रहेगा फिर। चलिए उसी नोट पर हम सब आपसे लेंगे इजाजत। वीरू, हैव अ ग्रेट वीकेंड फिर। आप सभी को इस सप्ताहांत की शुभकामनाएं, और अनुज आपका प्रण पूरा हो जाए, आप घर पे ही टिक पाएं, और सोमवार को फिर मुलाकात होगी इस पूरे पैनल की, अनुज मेरी, हर्षिता की, नीरज जी और आशीष की, मुनाफे की तैयारी में और उसके बाद मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीक।